Okay, welcome to the Modern Agriculture Techniques hosted by AgriYouth Story. Our session will basically provide you the key insights and practical knowledge about the agriculture sector efficiently. And today's topic is concepts of precision agriculture. That is, we are honored to have Mr. Manmant Bidakar sir. He has a great experience in agri-tech sector, and I wish sir all the best to your this session. And I request all of you to keep your मैम mic. हिंदी में बोलिए प्लीज। ओके ओके। एक्चुअली इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी का रहता है, तो बाइलिंगुअल इज ओके आई गेस। यस मैम। हाँ यस जी, मैम, बाइलिंगुअल यूज कीजिए। ओके ओके ओके। हम लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जो कि आपकी 2 घंटे की क्लास होगी। आप सारे ही एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हो, सो जो भी आपकी क्वायरीज रहती है आप लोग या तो फिर चैट बॉक्स में उस चीज को मेंशन करना, या फिर आप 1 बाय 1 उस चीज को क्वेश्चन करना सर से, ठीक है। अभी सर स्टार्ट करेंगे। सर की काफी ज्यादा एक्सपर्टीज है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जहाँ पे सर एग्रीटेक का बताते हैं आपको, और एमएसएमई की स्कीम्स होती हैं उसके रिगार्डिंग, या फिर फूड में काफी फूड इंडस्ट्री में सर की एक्सपर्टीज है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सर एंड देखते हैं। ओके, वेलकम सर। I'm sharing my PPT 1 minute. So precision agriculture जो अभी है, so that is why it is important to understand precision agriculture in the current scenario. Agriculture जो एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में, भारत में, अपने देश में, एंड दूसरा इसमें ये कि ये इंडस्ट्री बढ़ते जा रही है। दिस इंडस्ट्री इज लाइक ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, लाइक इसमें अभी और दूसरा इसमें ये कि ऑप्शन नहीं है। तो ये इंडस्ट्री अभी ऐसी रहेगी कि इसको आगे की जो तारीख में इसको बहुत पोटेंशियल रहेगा। इट विल बी वेरी पोटेंशियल सेक्टर, बेसिकली एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री। उसको हम फूड इंडस्ट्री भी बोलेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। और जो कुछ भी हमारा पूरा देश में एक्सपोर्ट होता है, या फिर स्लाइड शो फुल स्क्रीन, ओके स्लाइड शो फुल करता हूं मैं। आई विल डू दैट 1 मिनट, गिव मिनट। हाँ 1 मिनट। सो ये पूरा मैंने एक्चुअली कर दिया। सो देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। जो आज की तारीख में, अगर 1 मिनट आई विल गिव इट। हाँ, तो ये जो सेक्टर है, तो बेसिकली जो आज का एग्रीकल्चर है, ये फ्यूचर स्कोप उसमें क्या रहेगा, एग्रीकल्चर में कौन सी जो चेंजेस है, ये आवश्यक है। क्योंकि देखिए हमारे देश की आबादी अभी वी आर द नंबर 1 लाइक इन द वर्ल्ड। पूरा दुनिया में आज की तारीख में वी आर नंबर 1 इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अभी पॉपुलेशन हमारा सबसे बड़ा है। सो एक तो इसमें हमारा चैलेंजेस इवन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारी फूड सिक्योरिटी अगेन डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। और दूसरा उसमें ये है कि जो हमारी फूड सिक्योरिटी के अलॉन्ग विथ हमारा जो कुछ भी आज की तारीख में एक्सपोर्ट है, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये सब जो चीजें चल रही है, दैट इज होली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इज द प्राइम सेक्टर, एंड इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ा इसमें फोकस देना आवश्यक है। सो दैट इज व्हाई वी विल अंडरस्टैंड टुडे व्हाट इज एक्चुअली एग्रीटेक 4.0। हमें पता है कि व्हाट इज इंडस्ट्री 4.0। जो इंडस्ट्री 4.0 क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं होगा, आई डोंट नो, बट इंडस्ट्री 4.0 एक ऐसी सेक्टर है जहां अभी जैसे हम बोलते हैं कि इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0, अभी ये अलग अलग जो देखिए टेक्नोलॉजी ये हर एरा में बदलती रहती है। जैसे कि आज की तारीख में हमको पता है कि आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर रोबोटिक्स, या फिर हम जो अलग अलग जो टेक्नोलॉजी आज की तारीख में Web3 है, ये टेक्नोलॉजी में आज की तारीख में हम जी रहे हैं। सो ये टेक्नोलॉजी उस एरा की एक पार्ट एंड पार्टिसिपेट होती है, जिसको हम एक्सक्लूड करना बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल होता है। सो वो टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे इंडस्ट्री चेंज हो रही है। लाइक इंडस्ट्री में रोबोटिक्स है, अभी इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। ऐसे ही सेम एग्रीटेक 4.0।
मतलब क्या है एग्रीटेक 4. इवन एग्रीटेक अभी 5.0 की भी बात हो रही है, बट वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट एग्रीटेक 4.0 ये क्या है। अब और दूसरा उसमें ये कि एग्रीटेक 4.0 का बिजनेस मॉडल में क्या यूटिलाइजेशन है, उसका बिजनेस मॉडल मतलब मनी मेकिंग में, या कंपनीज हम जिसकी बात कर रहे हैं, या हम यहाँ नॉलेज ले रहे हैं हमारे, इवन आपके जो जॉब्स में ये आपको काम आएगा, या आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, उसमें भी आपको काम आएगा। क्योंकि जो अभी नेक्स्ट जो अभी डेकेड है, या फिर नेक्स्ट 10-20 साल है अपने इंडियन एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है, उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे क्या हो सकता है, हमारे करियर पे क्या हो सकता है, बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। क्योंकि बेसिकली हमारा ये व्यू पॉइंट होना चाहिए, अपना जो करियर है, मेरा जो करियर है वो दिस इज रिलेटेड टू एग्रीटेक, एग्रीटेक से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर तो that is very important, I know it is a science and we have learnt in BSc agriculture या फिर various sciences में हमने जो पढ़ा है, so that is more important, I know that is a nature we have actually studied that, but along with agriculture there is a term now coming, and that is agritech. Agritech it doesn't mean that only सिर्फ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लोगों को ही ये टेक्नोलॉजी पता है, ऐसे नहीं। एग्रीकल्चर टेक ये अभी एग्रीकल्चर के लोगों को भी समझना आवश्यक है, क्योंकि ये यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द लाइक जो पर एकड़ उसका जो ये है फार्म का अपना एवरेज एकरेज है, या फिर उसका यील्ड है, यील्ड मैक्सिमाइजेशन यूजिंग द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये उसका बेसिकली बैकग्राउंड है। सो वी विल अंडरस्टैंड स्ट्रेटजीज फॉर एग्रीकल्चर 4.0 विथ रेस्पेक्ट टू प्रिसिशन एग्रीकल्चर। अभी प्रिसिशन एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्री 4.0, एग्रीटेक 4.0 उसका एक पार्ट ओनली प्रिसिशन एग्रीकल्चर है। उसमें जैसे कि हम देखेंगे, ऑफ कोर्स एग्री इनपुट एंड आउटपुट्स उससे रिलेटेड है, बट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्रीटेक 4.0 एंड प्रिसिशन एग्रीकल्चर, दीज टू पार्ट विल बी कवरिंग टुडे सेशन। सो व्हाट इज इन इट फॉर यू, ये जो सेशन है आज की तारीख में, तो हम समझें कि व्हाट इज एग्रीकल्चर 4.0, हाउ विल द डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम सी अंडरस्टैंड। आपको एक बहुत समझना बड़ी बात है यहाँ की, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम डिजिटल के युग में, डिजिटाइजेशन के तारीख में ये कैसे बदलाव हो रहे हैं, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सक्लूड डिजिटाइजेशन, लाइक एग्रीकल्चर को उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जैसे अभी जो लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वी हैव लॉन्च्ड अ सिस्टम कॉल्ड एग्रीस्टैक, डिजिटल एग्रीस्टैक। अभी ये एग्रीस्टैक की सिस्टम क्या है और ये क्यों हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट दिस इज लाइक गवर्नमेंट भी बहुत प्रोएक्टिव है इस चीजों में कि एग्रीकल्चर का डिजिटाइजेशन होना चाहिए, हर एक फार्म का डेटा गवर्नमेंट के पास चाहिए, क्योंकि हर एक क्रॉप यहाँ मायने रखता है। जैसे कि आप कुछ भी, यू कैन टेक एनी क्रॉप, लाइक आप कोई भी जैसे ज्वार बाजरा हो, या फिर हॉर्टिकल्चर में जैसे एप्पल हो, या फिर ग्रेप्स हो, कोई भी क्रॉप हो, सो ईच एंड एवरी क्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसका रिकॉर्ड में होना, लाइक अभी आज की तारीख में होता है कैसे है, जैसे कि मैं एक क्रॉप मैं फार्मर हूँ, एक गांव में मैं खेती करता हूँ, सो the government of any state or any like government of India is now not knowing what you are growing in your like farm, आपके खेत में आप क्या उगा रहे हैं गवर्नमेंट को पता नहीं है, राइट। सो ये एक्यूरेट डाटा गवर्नमेंट के पास आज के भी डेट में नहीं है, क्योंकि हर एक डेटा होता है ऐसे कि जैसे कोई वहाँ एग्रीकल्चर का कोई असिस्टेंट है, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आदमी है आपके गांव में आता है, लेकिन he cannot go to each and every farm and he is collecting the data like आपके गांव में इतने अभी 2000 एकड़ जमीन है एंड एवरी फार्मर इज ग्रोइंग दिस थिंग, इसका डेटा ये एक्यूरेटली हो नहीं पाता। सो व्हाट इज एग्रीकल्चर 4.0, देखिए एग्रीकल्चर 4.0 के बाद में हम देखिए प्रिसिशन एग्रीकल्चर होता है, जो एक्यूरेट एग्रीकल्चर हम जिसको बोलते हैं, एक्यूरेसी हमको चाहिए, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर प्रिसाइजली। सो व्हाट आर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अभी प्रिसिशन एग्रीकल्चर हम सीख लेंगे, तो उसके बाद अपॉर्चुनिटीज बिजनेस की हमको क्या होगी, एंड नॉट ओनली फॉर अस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज एज वेल। जैसे हम अगर कंपनीज में हमको अलग अलग कंपनी में बिजनेस की हमको अपॉर्चुनिटीज है, जॉब अपॉर्चुनिटी हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, तो वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ आएंगी। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, हमको आज ये भी समझेंगे हम कि कंपनी जो काम कर रही है, देखिए पहले के जमाने में जैसे 10-20 साल पहले की जो कंपनियां थी, जिसकी बहुत सारी कंपनियां इनपुट की थी,
एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इवन ड्रिप इरिगेशन या मैकेनाइजेशन, हर एक चीज में जो कंपनियां है आज की तारीख में, जैसे हम इनपुट की कंपनियां बोलते हैं, तो व्हाट इज लाइक डिफरेंस, उसमें क्या हो रहा है, हमको अंडरस्टैंड करना है वो चीजें सारी, क्योंकि हमको हमारा करियर करना है उस चीज में। अगर हम ओल्ड ट्रेडिशनल वे में हम जाएंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू लाइक, हमको समझना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगर हम पुराने तरीके से बात करेंगे सो वी विल बी आउट ऑफ द सिलेबस, लाइक हम सिलेबस के बाहर जाएंगे। सिलेबस के बाहर का मतलब है कि हम आज की तारीख में भी बहुत सारे कॉलेजेस में जो सिलेबस सिखाया जाता है दैट इज एन एज ओल्ड सिलेबस है। बहुत सारे लोग बहुत पुरानी पुरानी चीजें, ठीक है ना, बेसिक हम समझ लेंगे एग्रीकल्चर का बेसिक समझने के बाद, बट दैट शुड बी, द नॉलेज शुड बी रेलिवेंट टू टुडेज टेक्नोलॉजी। आज की तारीख से वो रेलिवेंट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लाइक एब्सोल्यूट। तो वो मतलब आउट ऑफ सिलेबस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो मतलब हमको नहीं पता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर जो बेसिक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये क्या होते हैं दोनों। सो दैट इज वेयर प्रिसिजन एग्रीकल्चर कम्स। सो एग्रीकल्चर 4.0 वो क्या है? ऑटोनोमस फार्मिंग थ्रू एफिशिएंट इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जिसको हम एग्रीकल्चर 4.0, एक्चुअली ये यू कैन कॉल दिस एन डेफिनेशन ऑफ एग्री 4.0। ऑटोनोमस फार्मिंग, ऑटोनोमस मतलब खुद ही ये पूरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा फार्मिंग कुछ दिनों में। देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट जैसे कि यूएस में होता है, जैसे कि यूरोप में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, जो बाहर की कंट्रीज का एग्रीकल्चर इज अ वेरी डिफरेंट एग्रीकल्चर विद कंपेयर टू इंडियन एग्रीकल्चर। बिकॉज क्या है ना कि इंडियन एग्रीकल्चर में ये अलग अलग चैलेंजेस है, क्योंकि यहाँ फ्रेगमेंटेड हमारी जो लैंड होल्डिंग है तो फ्रेगमेंटेड है, छोटी छोटी है। सो अगर अमेरिका में या फिर हम इसमें जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो देयर यू विल बी फाइंडिंग लाइक ह्यूज एंड ह्यूज, लाइक एक आदमी को 500 एकड़, एक आदमी को 1000 एकड़, ऑस्ट्रेलिया में तो एक आदमी को 5000 एकड़ ऐसी जमीनें हैं। सो हमारे यहाँ तो 5 एकड़ 2 एकड़ भी हो तो बहुत मतलब बड़ी बात समझी जाती है। और आज की तारीख में ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज द बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। सो ऑटोनोमस फार्मिंग हमारे यहाँ डिफरेंट तरीके से होगी। एक्चुअली मैं बाद में इसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि कैसे उसमें हो जाएगा, बट जस्ट उसका डेफिनेशन के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑटोनोमस फार्मिंग थ्रू एफिशिएंट इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। आज की तारीख की जो फिजिकल टेक्नोलॉजीज है एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, उसको दोनों को कंबाइन करके उसको आपको काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एन एग्री 4.0। ऑल्सो दूसरा उसमें क्या है, इट ऑल्सो एम्स टू ग्रो मोर फूड ऑन लेस लैंड। देखिए, मैं जैसे रेगुलर एक बात बताता हूँ, आज के भी डेट में अगर हमने देखा कि पर एकड़ का हमारा कोई भी यील्ड हो, कोई भी क्रॉप ले लो आप, शुगर केन ले लो या फिर कोई भी इवन आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ले लो, उसमें हमारा अगर कंपेयर टू ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड अगर हमने देखा तो अगेन वी आर, अगर एवरेज उसमें हमारा कम है। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन का एवरेज इंडियन का पर एकड़ का अगर क्रॉप का यील्ड है शुगर केन का, वो एवरेज 30 to 40 मेट्रिक टन पर एकड़ है, 30 to 40। बट अगर हमने ब्राजील में देखा, ब्राजील इज द नंबर 1 लाइक ग्रोअर ऑफ इंडियन, लाइक जो हमारा शुगर केन है उसका एक बहुत बड़ा ग्रोअर है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा। तो अगर उसका कंपैरिजन अगर हमने किया, सो व्हाट इज हैपनिंग, अगर उसमें किया तो उसमें अप्रोक्सीमेट उसका 200 to 250 मतलब मेट्रिक टन पर एकड़ उसका ये है, क्या बोलते हैं उसको, उसका एवरेज यील्ड है अभी ये जो आप देख रहे हैं। सो जैसे एग्रीकल्चर 4.0 का दूसरा उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है, इट आल्सो एम्स टू ग्रो मोर फूड। जैसे ज्यादा हमको अभी पर एकड़ में फूड चाहिए, जैसे हमने शुरू में डिस्कशन किया कि वी आर द लार्जेस्ट लाइक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी कंट्री हो गई है पॉपुलेशन का, तो हमको फूड सिक्योरिटी होना बहुत आवश्यक है। सो दैट इज व्हाई वी मस्ट यूज द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अगर एग्री टेक का यूज नहीं करेंगे, सो लाइक अगर प्रिसिशन एग्रीकल्चर यूज नहीं करेंगे, सो अगेन उसमें ये चैलेंज आ सकता है कि हम उसमें पीछे रह सकते हैं। जो प्रोडक्टिविटी है पर एकड़, उसमें हम अगेन वी आर लैकिंग देयर। सो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर विथ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सभी लोगों को पता है कि जैसे वी आर लाइक फॉलोइंग द नेचर्स लॉज,
जैसे कोई भी अगर चीज हो तो अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ एंड टेक्नोलॉजी का, वो दोनों का इंटीग्रेशन करके हमको यूटिलाइजेशन करना है, उसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर हम बोलेंगे। सो दिस इज एग्रीकल्चर 4.0 के कुछ यहाँ मैंने कैरेक्टरिस्टिक आपको दिए हैं, जैसे कि इट इज अ फोर्थ वेव ऑफ, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, जैसे ऐसे ही वो एग्रीटेक का, एग्रीकल्चर का फोर्थ रिवोल्यूशन वी कैन कॉल इट। सो ये इसमें है। नेक्स्ट उसमें एग्रीकल्चर 4.0 का ये है कि इट इज अ साइलेंट रिवोल्यूशन दैट विल एंश्योर द इंडियन फार्मर्स आर एम्पावर्ड थ्रू ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपेरेंसी। बेसिकली देखिए साइलेंट रिवोल्यूशन इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आज की तारीख में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर स्टार्टअप्स आ गई हैं, या हर एक को अभी यहाँ एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, एंड एवरीबडी इज यूजिंग फॉर देयर ओन प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। उनका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होना, उनको ज्यादा इनकम मिलना, समझो फार्मर्स को ज्यादा इनकम भी चाहिए, स्टार्टअप्स को भी उनका टेक्नोलॉजी जाना चाहिए ग्राउंड लेवल तक। एंड दूसरा उसमें है कि जैसे कि डिजिटाइजेशन आज हर एक गांव में पहुंच गया है, मोबाइल स्मार्टफोन हर एक गांव में हो गए हैं, जैसे कि यूज ऑफ एप्स लाइक एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, जैसे अलग अलग ऐप कंपनियां डेवलप करती हैं, तो उनके यूज करके यू कैन जस्ट हैव एन गुड लाइक रिलेशनशिप विद कंपनीज। कंपनीज के साथ अच्छी रिलेशनशिप हो तो आप वो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं आपके मतलब खेत को या फिर आपके जो क्रॉप है उसको प्रोडक्शन अच्छा लाने के लिए। सो ये साइलेंट रिवोल्यूशन इसलिए हम बोलते हैं कि इसको हम जैसे इंटरनेट का यूज करके ये पूरा गांव गांव में धीरे 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 स्प्रेड हो रहा है। बिकॉज दूसरा उसमें है कि जैसे मैंने आपको बोला कि हम इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, जैसे यूएस में एक चीज हम कर रहे हैं, सो वी कैन नॉट जस्ट टेक फ्रॉम देयर एनी टेक्नोलॉजी एंड पेस्ट इन द लाइक इंडियन मार्केट, या फिर कोई टेक्नोलॉजी कोई कंपनी बाहर के देश में, ऑस्ट्रेलिया में कर रही है, यूरोप में कर रही है, वो डायरेक्टली समझो जापान में कर रहे थे। जापान में पूरा टेक्नोलॉजी जो है वहाँ सिर्फ ज्यादा मैक्सिमम क्या होता है, राइस ग्रो होता है। सो इवन वहाँ छोटे छोटे फार्म्स है, वहाँ पानी की ज्यादा मात्रा होती है। सो ये हर एक टेक्नोलॉजी यहाँ हमको फिल्टर करके लानी पड़ती है। वी कैन नॉट कॉपी पेस्ट एनीथिंग फ्रॉम लाइक यूएस मार्केट, और कहीं भी टेक्नोलॉजी हो सकती है। सी जैसे कि ये यहाँ आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, या फिर एआई है, ये तो बाहर की टेक्नोलॉजी है, बट उसका कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। इंडियन एग्रीकल्चर में जो स्टार्टअप आ रही हैं, ऑल्सो दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, उनको भी यही इश्यू आ रहा है कि भाई इंडियन एग्रीकल्चर को हम टेक्नोलॉजी तो दे सकते हैं, बट वी कैनॉट जस्ट कॉपी पेस्ट द मॉडल हियर। जैसे कि ओला उबर करता है, ओला ने क्या किया, उबर ने क्या किया आपको पता है, जैसे कि वहां से डायरेक्टली वो टेक्नोलॉजी यहाँ यूज करके वो स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कुछ सिटीज में स्टार्ट किया, राइट। ऐसे हम वी कैन नॉट कॉपी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे अलग अलग इश्यूज हैं, उनके प्रॉब्लम अलग है। सो वी हैव टू एड्रेस दोज प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट वे। टेक्नोलॉजी में भी द सेम, लाइक एआई हो सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी तो सेम हो सकती है, बट वी कैन नॉट लाइक कॉपी पेस्ट, वो हम कॉपी पेस्ट इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई इंडियन एग्रीकल्चर इज एक्साइटिंग कस्प वेयर ट्रेडिशनल फार्म्स मेथड्स आर बीइंग रीमॉडल्ड इन अ अफोर्डेबल एट स्केलेबल मैनर थ्रू टेक्नोलॉजी। देखिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि रीमॉडलिंग करना, फार्मिंग मेथड का ट्रेडिशनल के साथ टेक्नोलॉजी का यूज करके रीमॉडलिंग करना इन अ मैनर विच इज अ स्केलेबल, लाइक वो स्केलेबल मॉडल होना चाहिए, स्केलेबल मैनर होना चाहिए। स्केलेबल का मतलब ग्रोथ, वो कनेक्टिंग चाहिए पूरा जो मतलब टेक्नोलॉजी आ रही है, या फिर हमारा जो फार्मर है वो अभी यहाँ कुछ ग्रो कर रहा है, तो आज की तारीख में उसका क्या रेट चल रहा है, इसका अपडेट होना ये बहुत आज की तारीख में आवश्यक है। तो ये सारा जो एग्री 4.0 के कुछ फीचर्स मैंने बताए, जैसे कि फीचर्स में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जैसे आज तक जो कुछ भी सॉफ्टवेयर है क्लोज सोर्स थे, मतलब कुछ ही जो टेक्नोलॉजी थी कुछ कंपनियों के पास ही ओनली लिमिटेड थी। जैसे कि कुछ जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर कोई भी कंपनी हो, तो उसके पास समझो कोई डेटा है। अभी जो डेटा है गवर्नमेंट के पास का डेटा, ये पब्लिक डेटा होता है, that can be used by anybody, but here some of the companies have protected the data with them only। उनके पास ही वो डेटा सिर्फ सीमित है, अनलिमिटेड है।
जैसे कि अगर कोई भी कंपनी यहाँ स्टार्टअप कोई भी ले लो आप, तो वो क्या कंपनी काम करती है कि चलो हमारे पास 40,000 40,000 लोगों का फार्मर का डेटा है बोलती है, एंड दैट इज ओनली इम्पोर्टेंट फॉर देम। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वही चीज है, बाकी की चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उनके ही ऊपर उनके कस्टमर है, उनको सर्विस देना और वहां से पैसे लेना, और वो बिजनेस मॉडल उनका है। बट अभी की तारीख में आगे क्या होने वाला है कुछ दिन में, तो ओपन सोर्स भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, कि बहुत सारा डेटा पब्लिक भी हो सकता है। व्हाई पब्लिक? बिकॉज एनीबडी कैन यूज इट एंड मेक यूज फॉर द फार्मर पर्पस। बहुत सारे लोगों को यूज करने के लिए, एंड उसका बेनिफिट जो अपना किसान है उनको जाना चाहिए, वहां तक जाना चाहिए। उसके लिए दैट डेटा इज कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स डेटा होगा, राइट। उसमें दूसरा है कि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, इनोवेशन भी हो सकता है, एंड अफोर्डेबल फार्मिंग भी। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ये है कि अफोर्डेबल फार्मिंग इज वेरी वेरी अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि देखिए अफोर्डेबल होना ये तो मस्ट है आज की तारीख में, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी फार्मिंग जैसे हम बोलते हैं, टेक्नोलॉजी तो बहुत आ रही है, technology are there, so many technologies coming in the Indian agriculture, but is it applicable? वो एप्लीकेबल हो सकता है क्या? जो इंडियन जो फार्मर्स है, छोटे छोटे हमारे किसान भाई है, छोटे 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, 2.5 एकड़ का जो अपना किसान है, उसको उसका फायदा होगा क्या? And that is more important because 80% of the like businesses में 80% बिजनेसेस में अभी वो चैलेंज है। 80% ऑफ बिजनेस में क्या है कि बहुत सारा जो मतलब 80% ऑफ द लाइक कंपनीज आर डिपेंडेंट ऑन द स्मॉल होल्डर फार्मिंग। बहुत बड़े फार्मर हमारे यहाँ कम है। सो अफोर्डेबल फार्मिंग ये है। उसके बाद में अभी देखिए ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी इज अ क्रूशियल टू मीट ग्रोइंग पॉपुलेशन डिमांड, ये तो हमने समझ लिया। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, उसको टीएफपी बोलते हैं। सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये थोड़ा सा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा इसमें। सो फ्यूचर रेडी एग्रीटेक, सिंस अभी देखिए कोविड के बाद में जैसे हमको रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आ गया, उसके बाद में ग्लोबली बहुत सारी सिचुएशन हमारी समझ में आई, और उसके बाद में हमको पता चला कि जो कुछ भी इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम कर रही है, तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि जो फूड हमारा जो इंडियन एग्री का एक बेसिक सोर्स है, एग्री से आता है फूड, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसलिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ है कि जो हमको पता है कि कोविड-19 के बाद एक ही सेक्टर ओपन था, दैट इज एग्री सेक्टर। सभी चीजें दुकानें बंद थी, बट एग्री वाज ओपन। सो ग्लोबल फूड सिस्टम अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम यहाँ आज की तारीख में अगर चेक करेंगे तो एक्सपोर्ट्स में बहुत सारी संभावनाएं हैं एग्रीकल्चर से, जैसे कि हमारे यहाँ मिलेट्स है या फिर जो कुछ भी हम मतलब बनाते हैं, वो सारा मैक्सिमम यहाँ अभी एक्सपोर्ट में जा रहा है। अगर एक्सपोर्ट में ये सभी चीजें जा रही हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक ग्लोबल फूड सिस्टम इन इंडिया। यहाँ से बहुत सारे हम एक्सपोर्ट भी चीजें करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो हम मसाले बोलते हैं, मसाले इज एंड आयुर्वेदा मसाले, ये चीजें कुछ यूनिक है हमारे इंडिया में ही, जो कुछ चीजें उनकी खेती होती है। सो ग्लोबल इकोसिस्टम हमको फॉलो करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड डिजिटल फ्रेमवर्क का मतलब है कि एक साथ में सारी चीजें। देखिए दूसरा एक इश्यू इंडियन एग्रीकल्चर में से कि इंडियन एग्रीकल्चर में जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इंडियन एग्रीकल्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज उसमें क्या होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ है, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलग है, इरिगेशन डिपार्टमेंट अलग है, कोई अगर एक्सपोर्ट में करना चाहते हैं उसके लिए फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट है, फिर एग्रीकल्चर के लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ डिसीजन पॉलिसी करता है और उसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट होता है। और अभी गवर्नमेंट समझो अलग अलग गवर्नमेंट है, सेंट्रल में कोई पार्टी का गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई अलग पार्टी का गवर्नमेंट है, तो अगेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, फिर उसका इंटरेस्ट अलग होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे फार्मर्स के क्या बोलते हैं, बहुत सारे यूनियंस होते हैं, फिर हर एक की विचारधारा वो खुद के इश्यू पे। सो मतलब ये बोलने का मतलब ये यहाँ दिस एग्रीकल्चर सिस्टम इन इंडिया इज वेरी क्रिटिकल। मतलब वो तो फ्रैगमेंटेड तो है ही, बट अलोंग विद दैट इट इज अगेन अ वेरी क्रिटिकल बिकॉज ऑफ
लाइक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का जो सिस्टम है हमारे यहाँ, जो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, मतलब सिंस द लाइक इंडिपेंडेंस, वो उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। अगर हम कुछ बदलाव करने जाते हैं तो मतलब उसमें बहुत सारा उसमें रेजिस्टेंस होता है, आपने मतलब आपको सबको पता है। सो इसमें होता है कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है एंड नोबडी वांट्स टू गो इनटू द लाइक निटिग्रिटीज इन दैट। बहुत सारे लोग फिर अलग अलग चीजों के काम, कंपनियां उनके पर्पस के लिए काम करती है, गवर्नमेंट उनकी पर्पस के लिए काम करती है, सो इट इज अगेन फ्रैगमेंटेड थिंग। सो ये हमको समझना यहाँ, हेल्पिंग फार्मर्स डू मोर विथ लेस। हमको कम जैसे हमारे यहाँ रिसोर्सेस है, जैसे कि लैंड बहुत कम है, या फिर हमारे यहाँ एरेबल लैंड बहुत है, पानी की हमारे यहाँ बहुत चैलेंजेस है, हर फार्म को पानी पहुंचना बहुत इम्पॉसिबल सी चीजें होती रहती है। सो उसमें ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, आई विल एड्रेस द क्वेश्चंस एट द लास्ट ऑफ द सेशन, बिकॉज आई विल गिव इनफ टाइम टू आस्क द क्वेश्चंस। फर्स्ट लेट मी फिनिश द लाइक माय पीपीटी एंड आई विल give the chance to ask the questions about anything, so please wait for this. So my request please, so tech to lead the agriculture sector। देखिए टेक्नोलॉजी का अभी यहाँ लीडिंग कर रहा है। जैसे मैंने शुरू में बोला कि एग्रीकल्चर, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि एग्रीटेक क्यों हर जगह आता है। जैसे कि अगर सॉइल की बात करेंगे, सॉइल की अगर बात करेंगे तो शुरू के जमाने में, आज की तारीख में सॉइल में हमको टेस्ट करना और वहाँ एनपीके कितने हैं या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट सॉइल में कितने हैं, इस चीजों के बारे में हमको सिर्फ लैब में पता चलता था, राइट। बट अभी की तारीख में अगर देखा तो सॉइल सेंसर आ गए, तो क्या हो गया, सॉइल चेक करने के लिए भी मशीनरी आ गई, राइट। सॉइल साइंस, आई नो सॉइल साइंस तो मुझे पता है यार, लेकिन उसको अगर अच्छी चीज मुझे करेक्ट अगर करनी है तो प्रिसीशन अगर करना है मुझे एग्रीटेक में, तो सॉइल सेंसर्स इज द वे आउट। सो ये अगेन देयर कम्स द टेक्नोलॉजी, सॉइल्स टेस्टिंग में भी ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आ गई। अभी आप बोलेंगे उसके बाद में सोइंग करना है हमको, चलो हमने जमीन तो तैयार की, जमीन का टेस्ट भी कर लिया थ्रू सॉइल सेंसर्स, उसमें कुछ कितना मॉइस्चर है, कितना एनपीके है, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट, सभी पता कर लिया हमने। बट उसके बाद में हमको सॉइल सोइंग करना है, अभी सोइंग के लिए भी टेक्नोलॉजी है। अगेन दिस इज कॉल्ड अगेन द प्रिसिशन लाइक सोइंग मेथड्स, या फिर प्रिसीशन की बहुत सारी मशीनरी आ गई अभी सोइंग के लिए। अभी वो क्या करती हैं, लाइक यू कैन जस्ट आप ये कर सकते हैं कि आपका जो डेप्थ ऑफ ईच, मतलब जो हमारा सीड रहता है उसका कुछ डेप्थ होता है, अगर ज्यादा डीप भी नहीं जाना ज्यादा चाहिए और ज्यादा मतलब शैलो भी नहीं चाहिए, तो जमीन के अंदर एग्जैक्ट उसमें कोई समझो 2 या फिर 4 इंच जमीन के नीचे जाना चाहिए, ऐसा हमारा साइंस हमको बोलता है, राइट। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में वो हम सेट कर सकते हैं, उस मशीन को हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, या फिर कंप्यूटर पे, या फिर उसका जो कुछ भी सेटिंग होगा वहां जाके हम कर सकते हैं कि भाई तू एक काम कर, जमीन जहां जमीन के नीचे वो आपका जो फरो रहेगा वो दैट विल बी ओनली 4 इंच नीचे ही जाके वो सीड सो होना चाहिए, उसके नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जाता है तो तू नीचे जा, मतलब तू नीचे मतलब वो जो फरो रहेगा वो नीचे जाएगा। सो ही विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सॉइल दिस थिंग, सॉइल डेप्थ। सो ये इसमें आगे प्रिसीजन आ गया। फिर अगेन इसमें टेक्नोलॉजी आ गई। सो हर एक लेवल पे इफ यू आस्क मी, देन एट ईच लेवल, सीड तो दैट इज अ बायोलॉजिकल टर्म, बट टेक्नोलॉजी इन एवरी प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर, हर एक जगह पे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। सो दैट इज एग्री टेक, उसी को हम बोलते हैं। एग्रीकल्चर तो है, एग्रीकल्चर साइंस भी है, दैट इज नोवेयर टू गो, वो तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो रहेगा ही। एग्रीकल्चर इज अ ट्रेडिशनल थिंग, बट उसके साथ में टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन हमारे एग्रीकल्चर में हम यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ लाइक ग्रोइंग अवर फूड। हमारा ज्यादा पर एकड़ हमारा जो क्रॉप है उसका ग्रोथ होना चाहिए, पर यील्ड हमारा ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमको फूड सिस्टम हमारा अच्छा करना है, पॉपुलेशन को फीड करना है। दैट इज वाई use of technology in agriculture in every sector. You may be a BSc agriculture student, you may be a food science, you may be a some other horticulture graduate or anything, but you may be an entomologist and PhD in entomology.
नो मैटर व्हाट लाइक स्टडी यू आर डूइंग, आप क्या स्टडी कर रहे हैं, पीएचडी भी एंटोमोलॉजी हो सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग एग्रीटेक इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्रीकल्चर स्टूडेंट इन द करंट एरा। आज की तारीख में ये समझना सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि हर एक, जैसे कि एंटोमोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो क्या करता है समझो, वो तो बेसिकली जो कीड़े मकोड़े आते हैं क्रॉप पे, या फिर जो उसमें पेस्ट कंट्रोल के बारे में वो सारी चीजें की स्टडी करता होगा। सो दैट इज फाइन, वो तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। बट अगर उसका अभी समझो पूरा टेक्नोलॉजी में उसका कन्वर्जन हो गया है, कैसे, जैसे कि हम लीफ को हम अगर कोई भी स्कैनर के थ्रू हम स्कैन कर रहे हैं, या फिर हम उसकी फोटो ले रहे हैं समझो, थ्रू लाइक रिमोट सेंसिंग हो, या फिर थ्रू समझो ड्रोन हो, ड्रोन के थ्रू पूरा हमने क्रॉप का फोटो लिया और समझा कि आज के तारीख में उस क्रॉप को अगर वो पीला पड़ रहा है, थोड़ा सा फिर ऑरेंज हो रहा है, या फिर उसका जो चेंजेस हो रही है वो क्रॉप पे, तो वो क्या चेंजेस हो रही है, ये उस फोटो के ऊपर हमको पता चलेगा। वो फोटो लेने के बाद द रिमोट सेंसिंग थिंग विल डिसाइड उसमें क्या रोग आ रहा है, या फिर उसको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, या फिर क्या है। सो दैट इज वेयर टेक्नोलॉजी कम्स इन द प्ले। वो वहां रोल प्ले करेगी उसका, टेक्नोलॉजी वहां एंटोमोलॉजिस्ट को भी मदद करेगी, टेक्नोलॉजी विल हेल्प दैट आल्सो, दैट साइंटिस्ट आल्सो, बिकॉज ये क्या है, ये अगेन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे कि एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड गो विथ हैंड इन हैंड, ये दोनों साथ में जाना चाहिए। एआई जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस भी हम उसको बोल सकते हैं। सो ये दोनों अगर साथ में आते हैं, दैट विल क्रिएट एन मैजिक इन एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट विल क्रिएट एन मैजिक। बिकॉज क्या है ना, हम उसमें फाइट नहीं करनी चाहिए, नहीं मैं तो टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं तो एग्रीकल्चर का हूँ, मैं तो एंटोमोलॉजी जानता हूँ, मैं तो टेक्नोलॉजी नहीं जानता हूँ, दैट इज नथिंग टू डू विद दैट। बिकॉज देखिए ये तो होने वाला है, यू एक्सेप्ट इट और यू अवॉइड इट। अवॉइडिंग विल बी लाइक मोर पेनफुल टू यू, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलने वाली है। So if you are accepting that is not, that is your problem. So need to understand here, like smart farming and beyond is the future. Because the data centric approach can also reap benefits for farmers and agri solutions company. क्योंकि डेटा सेंट्रिक सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि आज की तारीख में हमको जो कुछ भी डेटा हमारा आ रहा है उसके चलते हमको ध्यान देके हमको काम करना है, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। I think somebody has unmuted, so usko बोलिए please. Voice is coming from where? Swapnil, please keep your mic. So instead of working on different aspects of agriculture in isolation, देखिए मैंने जैसे बोला कि in isolation एक चीज ऐसे अलग आप नहीं कर सकते, you cannot work in isolation। जैसे मैं खुद अकेले काम कर रहा हूँ, ऐसे नहीं काम कर रहा। It is now required to push all studies relating to agriculture to consider the entire value chain। पूरा वैल्यू चेन अगर उसमें हम कंसिडर करते हैं तो ही उसमें एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जैसे मैंने शुरू में इकोसिस्टम बोला, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब आप जानते हैं, इकोसिस्टम मतलब द होल थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंड एवरीथिंग। So everybody should come into the ecosystem for the sake of the Indian agriculture and for the sake of the food system of India. So ये उसमें एक वैल्यू चेन की तरह हमको सभी को साथ आके काम करना है। So हर एक का रोल में भी डिफरेंट, but the ecosystem is working with and you cannot say that I am working in isolation. So ये स्मार्ट फार्मिंग एंड बियॉन्ड का ये बेनिफिट है। सो बेनिफिटिंग जो स्मॉल फार्मर है, देखिए ये जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि स्मॉल होल्डर फार्मिंग इन इंडिया कैन बेनिफिट सिग्निफिकेंटली। जैसे मैंने बोला कि एआई मॉडल्स का यूज करके आज की तारीख में बहुत सारे मॉडल्स यहाँ यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि इंक्रीज द इनकम एंड ऑप्टिमाइज द कॉस्ट। ऑप्टिमाइज कॉस्ट का मतलब है, देखिए हमारा चैलेंज वही है आज की तारीख में, जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है, इनपुट कॉस्ट बहुत सारे हमारे किसान भाई का बढ़ते जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको हमको लोअर करना है, वो कॉस्ट हमको लो करना है। एंड दूसरा उसमें है कि उसमें हमको इनकम बढ़ाना है। तो उससे हो जाए क्या हो जाएगा,
फार्मर का इनकम भी बढ़ जाएगा और फार्मर का यील्ड भी बढ़ जाएगा एंड अल्टीमेटली देश का भी जो पूरा पर एकरेज यील्ड है वो भी बढ़ जाएगा एंड फूड सिस्टम हमको फूड सफिशिएंट हम होंगे पूरा देश के लिए। सो इसमें ये टेक्नोलॉजी का यूज करके बेसिकली चैलेंज हमको ये है कि इनपुट कॉस्ट एंड डी रिस्किंग फार्मिंग थ्रू टाइमली डेटा इंटरवेंशन। जैसे कि हमको अगर फॉर एग्जांपल हमने जैसे कि हमने बोल दिया कि एक समझो 4 दिन के बाद बहुत बड़ी बारिश होने वाली है, बट दिस बारिश जो है ये मतलब नॉन सीजनल है। अभी समझो अभी हमारा क्या चल रहा है, विंटर चल रहा है, विंटर के सेशन में तो बारिश नहीं होनी चाहिए बट एक्सपेक्टेड है क्योंकि वेदर कंडीशंस ऐसी है। तो उसके 4 दिन पहले हमको इन्फॉर्म कर दिया, हर फार्मर के यहाँ SMS गया, व्हाट्सएप गया कि भाई 4 दिन के बाद ये ऐसे ऐसे होने वाला है। सो आपका जो कुछ क्रॉप आप वहाँ है, जो समझो अभी ग्रेप्स कर रहे हैं या फिर कोई भी क्रॉप्स आप कर रहे हैं, तो उसको आप समझो उसको ढकना है या फिर कुछ जो चीजें करनी है, या आप केयरफुल रहो, ऐसे अगर इन्फॉर्म किया 4 दिन पहले ही, और उनको 4 दिन पहले ही पता चला, तो ही द फार्मर विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग। उसको पता चलेगा कि ये हमको करना चाहिए, 4 दिन के बाद बारिश आने वाली है या फिर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग हमको प्लान करना है। तो ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन प्रैक्टिकल में हो सकता है, राइट। तो ये बेसिकली होना चाहिए एंड कॉस्ट ऑफ लाइक उसका यूटिलाइजेशन उसमें कम होना चाहिए। तो ये है उसमें। आज की डेट में मेजर चैलेंजेस इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर फेस करें तो फूड सफिशिएंसी बट न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी। मतलब फूड हमारे यहाँ बहुत, अभी जनरल फूड तो है हमारे यहाँ कि फूड की कमी ऐसे नहीं है, क्योंकि जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे यहाँ हो गया, तो उसके बाद में हमारे यहाँ फूड तो बहुत अवेलेबल, लेकिन न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी मतलब ये है कि जैसे हम भी देखिए आप को पता चलेगा कि जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हमारे यहाँ कोई भी जैसे बोलते हैं, सॉरी फॉर दिस, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हमारे बहुत यहाँ है। तो ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी अभी एक चैलेंज है। जैसे कि आयरन कम है मेरे फूड में, जैसे कि मेरे यहाँ कोई भी जो न्यूट्रिशन है वो हमारे कम है। सो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डिफिशियंसी इन न्यूट्रिशन इज अ चैलेंज। सो हाई इनपुट ऑफ एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स। आज की तारीख में अगर देखा तो हमने हमारे यहाँ ऑयल सीड और जो इम्पोर्ट है एडिबल ऑयल का वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम सारी चीजें जो इंपोर्ट करते हैं वो जैसे बोलते हैं कि पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अभी हमको पता है कि हमारे देश में पाम ऑयल तो ज्यादा नहीं है। हमारे देश में क्या बनता है, तो जैसे ग्राउंड नट है, मूंगफली है, या फिर हमारे यहाँ क्या खाते हैं हम ऑयल में, समझो सनफ्लावर खाते हैं या फिर सोयाबीन का ऑयल खाते हैं या फिर कोई भी जैसे एडिबल ऑयल बहुत सारे सारे अलग अलग है, बट पाम ऑयल हमारे यहाँ नहीं बनता, बट पाम ऑयल इंपोर्ट होता है। सो अभी ये क्यों चैलेंज आ गया, क्योंकि हमने हमारा जो ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन है या फिर उसका जो सीड ये है वो हमने कम कर दिया, उसके ऊपर हमारा फोकस हमने हटा दिया। हमने लोगों को अवेयर नहीं किया है कि हमारे यहाँ ऑयल सीड उगाना जरूरी है, उसको समझो प्राइस भी नहीं दिया। सो इनकी वजह से क्या हो गया, हमारे यहाँ इम्बैलेंस हो गया। ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा ईल्ड जो है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, जैसे अगर शुगर केन का 30 मेट्रिक टन हमारा एवरेज है, बट बाहर के देशों में 250 टू 40 मेट्रिक टन पर एकड़ का उसका एवरेज है। तो कितना बड़ा गैप, 30 कहाँ और 230 कहाँ। सो इतना बड़ा गैप यहाँ एक्चुअली है आज की तारीख में। सो ये ईल्ड हमको ग्रो करना है। सॉइल का कंडीशन बहुत खराब हो गया है, वाटर स्ट्रेस है। सॉइल का कंडीशन अभी हमको पता है, बहुत ज्यादा पानी यूज करने से या बहुत ज्यादा यूरिया यूज करने से, बहुत ज्यादा DAP यूज करने से, या फिर ये सारी चीजों से, या फिर बहुत ज्यादा पानी भी यूज करने से ये सादा ये पूरा इसका चैलेंज आ गया है। तो सॉइल का जो इश्यू है, जैसे हम समझते हैं कि सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी क्रॉप के लिए। अगर सॉइल नहीं है तो वी कैन नॉट ग्रो एनीथिंग। सो जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी मतलब ये भी चलती है कि अवेयरनेस कैंपेन्स होती है कि सेव सॉइल वगैरह। सो ये हमको डिग्रेडिंग सॉइल एक चैलेंज है हमारे लिए, तो उसको रिप्लेनिश करना, न्यूट्रिएंट्स के साथ उसको ग्रो करना, नेचुरल कंटेंट उसमें रह के उसको ग्रो करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने से ये सब हो गया है। अगर हम समझो, जैसे हम बोलते हैं आज की तारीख में, जैसे नेचुरल फार्मिंग या फिर जो नेचुरल फार्मिंग मिशन जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है, सो दैट इज ऑल अबाउट द
रिप्लेनिशिंग ऑफ सॉइल, डिग्रेडिंग सॉइल कम करने के लिए ये किया है, क्योंकि नेचुरल जो रिसोर्सेस हमारे जमीन में रहते हैं, पूरा इकोसिस्टम में, नेचुरल इकोसिस्टम में जो होते हैं, वो हमको यूज करना है। सो वो अगर यूज करेंगे तो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द सॉइल, सॉइल का एक्सट्रैक्शन नहीं होगा, एंड सॉइल विल बी वेरी रिच। सो ये वाटर स्ट्रेस का अगेन प्रॉब्लम है। अगेन इनएडिक्वेट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिंकेजेस। अभी हमने उगा भी लिया, समझो एक प्रोडक्ट हमने तैयार भी किया हमारे खेत में, लेकिन उसका मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं है, मार्केट यहाँ नहीं अवेलेबल है। सो बहुत बार ये भी हमको चैलेंज आता है कि भाई हमको इसमें रेट अच्छा मिलेगा, सोयाबीन का अगर हमने क्रॉप लिया तो उसको अच्छा प्राइस मिलेगा, या फिर समझो हमने तूर का लिया, तूर का मतलब जो हमारी क्रॉप्स है अलग अलग, तो उसका प्रोडक्ट लिया तो उसका मतलब प्राइस अच्छा मिलेगा क्या उसको। सी ये क्या है, अनप्रेडिक्टेबल एंड वोलाटाइल प्राइसेस, ये है उसमें। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी बहुत सारे हैं, बहुत बार बारिश आती है तो उसमें कुछ चीजें होती हैं खराब होती है, या फिर हम समझो अभी पेरिशेबल जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जैसे टोमेटो है, टोमेटो पहले दिन हमको उसको काटना पड़ता है, उसके बाद में नेक्स्ट डे हम उसको बाजार में लेते हैं। सो अगर उसके बीच में कई इश्यूज आते हैं, सो अगेन वेस्टेज वहां बहुत सारा है। ये बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस हमारे आज की तारीख में इंडियन एग्रीकल्चर में है। लैक ऑफ क्रॉप प्लानिंग ड्यू टू इंफॉर्मेशन इसिमेट्री। जैसे मैंने शुरू में आपको बोला कि जो क्रॉप इंडिया में लगा रहे हैं, जो एडिबल ऑयल की बात नहीं हमने की कि एडिबल ऑयल क्यों इंपोर्ट हो रहा है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस करने में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फेल है। क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नॉट नॉट एलिजिबल, मतलब वो एक्चुअली ये नहीं कर रहा है, उनको लोगों को पॉसिबल ही नहीं कन्विंस करने के लिए कि भाई आप ऑयल एडिबल ऑयल का क्रॉप ले लो, जिसकी वजह से हम अच्छा प्राइस देंगे और आप उसको अच्छा रेट मिलने से आपको अच्छा दाम मिलेगा। सो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की फेल्यूर है, ये इसलिए इंपोर्ट करना पड़ता है ये सारी चीजें। क्योंकि ये क्यों हो रहा है, जैसे कि यहाँ बोला है इंफॉर्मेशन इसिमेट्री, उनके पास ही डेटा नहीं है। जैसे कि ये डेटा सब ऑन कॉन्ट्ररी कोई भी मतलब ऑन रैंडम बेसिस पे कलेक्ट किया हुआ डेटा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो डेटा जाता है वो सब स्टेट से जाता है। समझो अभी कुछ तमिलनाडु से डेटा गया, कुछ महाराष्ट्र से गया, कुछ आंध्र से गया, ये अलग अलग डेटा जाता है, लेकिन वहां कहाँ से आता है, उनके जो एग्रीकल्चर स्टेट का गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उनसे। लेकिन हर एक आदमी हर एक खेत पे पहुंच पाता है क्या, नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हर एक खेत में क्या उगा रहा है उसका डेटा उसके पास एक्यूरेट है क्या, नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन इसिमेट्री। तो उसकी वजह से क्रॉप का प्लानिंग नहीं हो पाता, क्योंकि डिमांड क्या हो रहा है मार्केट में, या फिर डिमांड किस चीज का है, और उसको क्रॉप को हमको क्या प्लानिंग करना चाहिए, इसका ये गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं कर पाती। दिस इज अगेन डिसाइडेड बाय द ओनर, फार्मर जो है वो डिसाइड करता है, किसान डिसाइड करता है कि मेरे आज इस साल में मैं मेरे क्रॉप में क्या लेने का है मुझे, जिसका प्राइस समझो लास्ट ईयर में मुझे अच्छा प्राइस मिला सोयाबीन का, तो मैं क्या करूंगा इस साल भी सोयाबीन डालूंगा। नेक्स्ट ईयर में ऐसा होता है कि वो सोयाबीन को अच्छा नहीं भाव नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा, मैं और अलग कुछ चीज डालूंगा वहां। सो ऐसे यहाँ वो खुद के ऊपर होता है, ये गवर्नमेंट का कुछ उसमें कंट्रोल नहीं है। सो ये भी एक मेजर चैलेंज है एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो इसलिए मैं यहाँ बोलता हूँ कि नीड ऑफ इकोसिस्टम थिंकिंग, यहाँ एक साथ आके काम करने की आज के तारीख में जरूरत है। आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग जैसे इजराइल की खेती की हम बात करते हैं, तो इजराइल की जो एग्रीकल्चर है ये पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, कोई भी इंडिविजुअल आदमी वहां कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो उनके नाम से भी खेती हो तो भी द होल एग्रीकल्चर इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक मतलब जो फार्मर है उनको उसका शेयर देती है, उसका शेयर जितना प्रॉफिट मिल रहा उनका शेयर देती है, अगर वो ओनर होगा। अगर वो एम्प्लॉय भी हो सकता है वहां, तो उसको उसका सैलरी देती है। सो ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर में दैट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल, क्योंकि वहाँ किबुट्स होते हैं, जैसे हमारे विलेजेस होते हैं वहाँ किबुट्स होते हैं। किबुट क्योंकि एग्रीकल्चर छोटा है बहुत, एंड इतना छोटा होने के बावजूद भी इतना बड़ा प्रोडक्शन वो कर पाते हैं बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम थिंकिंग। क्योंकि हर एक आदमी खुद तय नहीं करता कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि इस साल ये हो पाएगा, इस साल ये 1000 एकड़ में हम ये करेंगे। सो क्योंकि अल्टीमेटली फार्मर को क्या है ना, फार्मर को क्या है, फार्मर को सिर्फ आखिर के एंड में क्या चाहिए, पैसे चाहिए ना। समझो साल के आखिर में उसको 10 लाख रुपए मिले या 5 लाख रुपए मिले,
तो प्रॉफिट वो चाहता है कि भाई मुझे कुछ भी आप यहाँ कर लो, आपकी तारीख में मुझे आप उसका शेयर दे दो, मुझे प्रॉफिट दे दो। यही यही है ना आखिर। मैं भी अगर फार्मिंग करता हूँ, मेरा अल्टीमेट ध्येय क्या है कि भाई मुझे उस फार्मिंग से कुछ फायदा होना चाहिए, मेरा कुछ उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। सो ये इकोसिस्टम आज की तारीख में हमारे इंडिया में नहीं है, बट दैट इज नीडेड। अगर आपको लॉन्ग रन में जाना है, या पीओज है, या फिर बड़े इकोसिस्टम में अगर थिंकिंग करना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि छोटी छोटी लैंड, छोटी छोटी जमीनें हैं, अगर उसको एक साथ मिला के हमको करेंगे तो ही एग्रीकल्चर फायदे में होगा। हम अगर टुकड़े की खेतियों में काम कर रहे हैं, 2 एकड़ कोई है, कोई एकड़ है, कोई आधा एकड़ है, कर रहा है, मेरी मर्जी से चल रहा है, मेरे मर्जी से कर रहा है, बट लेकिन उसमें वो फायदेशीर नहीं होगा, वो नॉट प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर, वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि एग्रीकल्चर में समझो 1000 एकड़ पे एक ही क्रॉप मैंने कुछ लगाया है, एंड उसको ही मैं इकोसिस्टम थिंकिंग लेके कोई फार्मर प्रोड्यूसर के कंपनी को वो पूरा माल दे रहा हूँ। समझो टोमेटो की खेती हम कर रहे हैं, और टोमेटो की 1000 एकड़, मैंने 1000 एकड़ लगाई मेरे गांव में, और सभी को मैंने साथ लिया, फार्मर को मैंने बोला कि नहीं, आपको आपका जो प्रोडक्ट है उसको हम भाव देंगे, आपको क्या मतलब है, आपको रेट मिलने से मतलब है। तो मैंने मेरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में मैंने प्रोसेसिंग यूनिट लगाया, एंड मैंने उसके ऊपर प्रोसेस किया, टोमेटो के ऊपर मैंने उसका कुछ केचप बनाया, फिर उसका या फिर कुछ भी बनाया फाइनल प्रोडक्ट, एंड मैंने बोला कि हर एक 1000 फार्मर को भाई आपका जो कुछ प्रोडक्ट है, जो कुछ टोमेटो मेरे इसमें डालिए, मेरे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पे, आपका जो कुछ रेट है मार्केट से थोड़ा सा कहीं कम, या फिर मार्केट के लेवल पे मैं आपको रेट दे दूंगा, यही गांव में रेट दे दूंगा आपको, जहाँ तालुका लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। 1000 एकड़ अगर एक ही क्रॉप लगाएंगे तो ही तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को भी फायदा होगी, कि उनको भी वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसको भी अगर अच्छा भाव मिला। समझो वो फूड प्रोसेसिंग की कंपनी है, उसको केचप बनाती है, केचप अच्छे भाव से बिकता है, सो उसका ही फायदा वो फार्मर को दे देगा। सो ये इकोसिस्टम थिंकिंग बहुत आवश्यक है। इसके अलावा इकोसिस्टम थिंकिंग एग्रीकल्चर में नहीं हो सकता, अदरवाइज दिस इंडियन एग्री सिस्टम विल बी द सेम, लाइक कितना भी उसमें टेक्नोलॉजी आएगा, बट दिस विल बी लाइक दिस ओनली। सो एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ लार्ज, डाइवर्स, हेटेरोजेनियस, कॉम्प्लेक्स, सेंसिटिव इकोसिस्टम। मैंने जैसे शुरू में बोला कि एक लार्ज भी है, डाइवर्स भी है, हेटेरोजेनियस है, कॉम्प्लेक्स है, एंड सेंसिटिव भी है। An attempt to transform the sector needs to be imbibe एंड इकोसिस्टम थिंकिंग एंड डिजिटल इकोसिस्टम होना चाहिए। डिजिटल इकोसिस्टम हो तो ही इसमें काम चलेगा, अदरवाइज इट इज एन अगेन अ प्रॉब्लम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग NMDA, लाइक नेशनल मिशन ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर, एग्रीस्टैक। अभी एग्रीस्टैक का लॉन्च हो गया है, बट दिस एग्रीस्टैक सिस्टम इज लाइक वे, आई थिंक 2-3 years बैक उसका लॉन्च हो गया था। जैसे आइडिया नाम की एक मतलब ये थी, क्या बोलते हैं उसको, कि एक 3-4 लोगों की कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, उसमें IAS ऑफिसर्स थे बहुत सारे। जैसे कि आइडिया का मतलब है इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर। ये 3 साल पहले ये लॉन्च किया था, ये एक्चुअली इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने, एंड ये कमेटी थी, वो कमेटी ने एक्चुअली एग्रीस्टैक एंड ये नेशनल मिशन ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये सारे के बारे में इकोसिस्टम थिंकिंग ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के लेवल पे शुरू है, ये 3-4 साल से शुरू है। सो ये सिस्टम है ना, दिस इज एन वेरी क्रूशियल सिस्टम इन इंडिया। सो अगेन देर आर सो मेनी पॉलिसीज गवर्नमेंट की होती हैं, दैट इज ऑल्सो अगेन वेरी डिफरेंट। ये यहाँ आपके स्क्रीन पे देखो, डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स की अगर आपने बात की तो यहाँ वे मोर स्टेक होल्डर्स है। अलग अलग सेक्टर के जो मतलब स्टेक होल्डर्स इंडियन एग्रीकल्चर में है, हर एक का कोई यहाँ कोई इंटरेस्ट है। जैसे मैंने जैसे शुरू में भी बताया का ई नाम एक अलग है, एग्री डेटा इकोसिस्टम है, जैसे कि हमारे यहाँ सप्लाई चेन है, स्मार्ट फार्मिंग है, इंश्योरेंस है, क्रेडिट है, इनपुट इंडस्ट्री है, कोऑपरेटिव्स है, सॉइल हेल्थ है, स्टेट एग्रीकल्चर स्कीम्स है, कितने सारी सिस्टम है, देखो ना, बहुत सारा अलग अलग एक इकोसिस्टम यहाँ है। बट इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इन वन थिंग लाइक डिजिटल एग्री इकोसिस्टम। वो हर एक सिस्टम को एक मतलब छत्र पे, एक छत्र के नीचे लाना चाहता है। पब्लिक सेक्टर अलग है, प्राइवेट सेक्टर अलग है। प्राइवेट सेक्टर कंपनियां क्या कर रही हैं वो गवर्नमेंट को बहुत बार पता नहीं होता, बट दे आर ट्राइंग टू कम विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है उसका स्टार्टअप को पता चलना बहुत आवश्यक है, स्टार्टअप क्या कर रही है गवर्नमेंट को पता चलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये एक दूसरे को
एज एन मतलब सपोर्ट सिस्टम काम करती है। दे आर नॉट लाइक कॉम्पिटिटर्स, बट गवर्नमेंट भी बोलती है कि ठीक है, आपको डिजिटल डेटा अगर चाहिए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। बिकॉज क्योंकि इंडियन डिजिटल जो स्टार्टअप्स है, इंडियन प्रिसिजन एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स है, दे आर लाइक एडिंग वैल्यू इन द गवर्नमेंट्स वर्क। गवर्नमेंट वर्क के उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या फिर फार्मर्स के लेवल पे वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सो दिस सिस्टम शुड बी एक यूनिक सिस्टम, जैसे कि स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ये सारा अगर इकोसिस्टम साथ में आके काम करता है, दैट विल बी अन ग्रेट सिस्टम। सो इतने सारे यहाँ बहुत सारे लाइक अलग अलग यहाँ 26 अलग अलग जो सेक्टर्स अलग अलग यहाँ काम करते हैं एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में। सो गवर्नेंस है, फार्मर है, मार्केट है, ये सारा जो एग्रीटेक इनोवेशन इकोसिस्टम हम जहाँ बोलते हैं, सो इसका इंटीग्रेशन एक साथ में आना, आकर काम करना, बल्कि सभी लोग एक ही चीज के लिए काम करते हैं, सभी लोग फार्मर के लिए काम करते हैं, बट दे आर लाइक डूइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। उनके उनके लेवल पे हर एक लेवल पे अलग अलग काम करते हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि अभी ये साथ में आना चाहिए। सो ये हमने जस्ट पर्सपेक्टिव लिया। उसके बाद में प्रिसिजन एग्रीकल्चर उसमें क्या है और उसका क्या उपयोग है, ये हम सीखेंगे। जैसे कि IoT, ML का मतलब मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन्स, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, ये सारी टेक्नोलॉजी है। ये तो सारी टेक्नोलॉजी हर एक लेवल पे है। ये सारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री लेवल पे भी है, नॉट ओनली की इंडियन एग्रीकल्चर में, बट दिस इज अवेलेबल इन द इंडस्ट्री ऑल्सो। ये इंडस्ट्री लेवल पे भी अवेलेबल है। सो ये अगर डेटा इंडस्ट्री लेवल पे अवेलेबल है, तो ये डेटा हमको, ये टेक्नोलॉजी हमको एग्रीकल्चर में उसका यूज करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है आजकल की तारीख में, अगर आपने पूछा तो मैं आपको बोल सकता हूँ, जैसे कि इन्फोसिस है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट है, या फिर ये जो सारी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, या फिर AI की कंपनी है, ये सारी कंपनियां, अभी इवन गूगल है, ये सारी कंपनियां दे आर वर्किंग फॉर एग्रीकल्चर। अभी ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मैं आपको अगर टाइम मिला तो आई विल शो द दैट कैसे इन्फोसिस काम कर रही है एग्रीकल्चर के लिए। सो आई विल शो यू लाइव इन द लाइक, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये IoT है, ML है, सैटेलाइट इमेजरी है, ड्रोन्स है, ये सारे टेक्नोलॉजीज अभी इंडियन एग्रीकल्चर के लिए काम कर रही है। जैसे कि मार्केट फोरकास्टिंग है, वेदर डेटा है, लैंड प्रिपरेशन है, सोइंग, प्लांटिंग, इंटरकल्टिवेशन, crop care, plant nutrition, irrigation, fertigation, crop health, crop protection, crop finance, crop insurance, crop advisory, input supplies, farm machinery, ये सभी के लिए ये सारे सिस्टम यहाँ यूटिलाइज होंगे। हर एक टेक्नोलॉजी शायद हर एक चीज के लिए अलग होगी, बट एवरीबडी एवरीथिंग इज लाइक इंटरकनेक्टेड हियर। हर एक चीज यहाँ इंटरकनेक्टेड है। जैसे AI है, रोबोटिक्स है, जैसे आज की तारीख में 5G का नेटवर्क हमारे गांव लेवल पे भी अभी कुछ लेवल पे आया है, कुछ लेवल पे अभी नहीं है, बट वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर है हमारी जो इंडियन जो टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है एग्रीकल्चर में। तो जैसे उसमें पोस्ट हार्वेस्ट या हार्वेस्ट, ये सारी टेक्नोलॉजी उसमें है। वेयर हाउसिंग में अगेन डिजिटल टेक्नोलॉजी काम होती है। फूड प्रोसेसर्स, APMC में क्योंकि जो प्राइस आज की तारीख में कौन से मंडी में क्या रेट चल रहा है, ये हर एक फार्मर को भी उसकी जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आज की तारीख में टेक्नोलॉजी है, और ये हर एक टेक्नोलॉजी यहाँ यूज करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने यहाँ बोला कि माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, अमेजॉन एंड अदर जियांट्स आर इनटू दिस रिवोल्यूशन नाउ। ये रिवोल्यूशन जो है एग्रीकल्चर का, उसमें आ गए हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो बेसिक एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द एग्रीकल्चर इज द प्राइम इंपॉर्टेंस, बिकॉज ये सिस्टम डायरेक्टली रिलेटेड टू फूड सिस्टम। कोई भी कितना बड़ा आदमी बनेगा या फिर मल्टी बिलियनर बनेगा, बहुत बड़ा कंपनी का मालिक होगा, बट ही विल अल्टीमेटली ईट व्हाट विल ही ईट, ही विल ईट द फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर ओनली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत बड़ी जायंट्स कंपनियां भी हो ऑन द अर्थ, बहुत बड़े दुनिया में कितनी भी बड़ी कंपनी हो, तो दैट विल अगेन इज वर्किंग फॉर एग्रीकल्चर। सो ये क्योंकि उनकी यहाँ टेक्नोलॉजी है, जैसे सैटेलाइट इमेजरी के लिए कंपनियां काम करती है समझो, तो दोज कंपनीज आर वर्किंग फॉर इंडियन एग्रीकल्चर एंड द होल वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर। जैसे AI है, रोबोटिक्स है, ये तो मैंने एक्चुअली डिस्कशन किया। AI इन एग्रीकल्चर का भी ये क्या है, ये हम देखेंगे। AI इंटीग्रेशन इन द एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, जैसे कि डेटा इंटीग्रेशन है,
यील्ड मॉनिटरिंग एंड एस्टिमेशन है, यील्ड कितना निकलेगा उसका एक एस्टिमेशन हमको चाहिए, क्योंकि शुरू में अगर हमको एस्टिमेट कर सकते हैं तो दैट इज एन वेरी गुड थिंग। ये यील्ड एस्टिमेशन बोलते हैं, तो ये यील्ड एस्टिमेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्म मैनेजमेंट एंड फील्ड मॉनिटरिंग, जैसे कि एक छोटा हो बड़ा हो आपका कोई फार्म हो तो उसका मॉनिटरिंग हम यहाँ बैठ के कर सकते हैं क्या, या फिर कोई आदमी शहर में बैठ के अपनी गांव की खेती संभाल सकता है क्या, लाइक दैट ओनली नाउ दैट इज द थिंग। अगेन लाइव स्टॉक जैसे है कि जैसे बहुत सारा हमारा डेयरी सेक्टर है, या फिर लाइव स्टॉक हमारे यहाँ जो इतने सारे लाइव स्टॉक है, जैसे गायें हैं भैंसे हैं, तो उनका पूरा लाइव स्टॉक का जो मैनेजमेंट है कि भाई उनको कौन सा अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर उनको कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी उनके शरीर में नहीं है, इसका भी आजकल कोई सेंसर्स लगा के वो एनिमल को दे आर ट्रैकिंग देयर हेल्थ एंड दे आर ट्रैकिंग इवन न्यूट्रिशन सिस्टम, क्योंकि वहां से हम दूध लेते हैं, बहुत सारा मिल्क होता है, तो ये हेल्दी भी है क्या वो, ये सारी चीजें अभी एआई यूज कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें यूज करके वो सारी चीजें कर रहे हैं। सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। इरिगेशन मॉनिटरिंग एंड वाटर मैनेजमेंट, अभी ये तो पता है जैसे एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन है या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन है, जैसे कि कौन से क्रॉप को कितना पानी चाहिए, एंड वो क्रॉप का पानी की सफिशिएंट होने के बाद वो आपकी मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, या फिर जब उसको रिक्वायरमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली चालू होगी। सो अगेन इट डिपेंड अपॉन द लाइक उसमें फील्ड कैपेसिटी जो टर्म होता है, आपको पता है फील्ड कैपेसिटी क्या होता है। सो तो फील्ड कैपेसिटी होने के बाद ये मोटर चालू होगा एंड उसके बाद बंद हो जाएगा। सो अगेन दैट टेक्नोलॉजी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर में काम करती है, क्योंकि प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब होता है जैसे मैंने बोला कि एक्यूरेट एग्रीकल्चर, एक्यूरेट जितना उसको पानी लगता है उतना ही देगा, एक्यूरेट उतना जिसको मतलब एनपीके लगता है या फिर उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जरूरत है उतना ही माइक्रोन्यूट्रिएंट उसको देगा, या फिर मतलब थ्रू वाटर होगा या फिर थ्रू स्प्रे होगा। अगेन यूटिलाइजेशन ऑफ जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, एरियल इमेजिंग, ड्रोन के थ्रू भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अगेन दैट मे बी मतलब न्यूट्रिशन का स्प्रे हो सकता है, बेसिकली बायो पेस्टिसाइड का भी स्प्रे हो सकता है। अगर आपको पेस्टिसाइड नहीं चाहिए तो यू कैन ड्रोन टेक्नोलॉजी को वो आप यूज कर सकते हैं। एंड उसका ड्रोन का और एक उपयोग है और एक यूज है, वो है उसका जो पूरा फार्म है आपका या फिर पूरा क्रॉप है आपका, उसका वो फोटो बहुत नजदीक से ले सकता है, क्योंकि बहुत सारी सैटेलाइट इमेजरी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। वी आर हैविंग द सैटेलाइट इमेजरी थिंग, बट चैलेंज इज दैट सैटेलाइट इमेजरी का जो इमेज है दैट इमेज इज नॉट सो मच क्लियर, क्योंकि सैटेलाइट बहुत दूर होता है। सैटेलाइट हमारे मतलब जो अर्थ होती है वहां से बहुत दूर होता है, आप सभी को भी पता है कि सैटेलाइट इज सो लॉन्ग, एंड उसके कैमरा जो होते हैं सैटेलाइट के उतने सारे उसकी जो क्या बोलते हैं उसकी कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है। सो दोज कैमराज कैन नॉट लाइक उसका एग्जैक्ट जो फोटो है आपके क्रॉप का वो नहीं ले सकता। सो इसीलिए सैटेलाइट इमेजरी में थोड़े से चैलेंज आज की तारीख में है, बट उसमें भी काम हो रहा है कि सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू ही काम होना चाहिए, तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी कैमरे लगाने का काम अभी गूगल जैसी कंपनियां कर रही है। गूगल के जैसे बहुत सारे उनके भी कैमराज हैं, उनके भी खुद के सैटेलाइट्स हैं। सो ये कंपनियां भी कर रही हैं कि उनसे जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कि भाई मुझे आपके खेत में कोई मतलब वाटर सोर्स भी हो या फिर कोई आपका ओपन वेल का सोर्स है तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से उस फोटो में आना चाहिए। गूगल इमेजरी में या फिर कोई भी इमेजेस आती हैं जो सैटेलाइट के थ्रू होती हैं, तो उनकी भी पूरा इमेज क्लियर आना चाहिए, उनकी कोशिश चल रही है। सो बट आज की तारीख में ड्रोन का यूज है, एरियल इमेजिंग भी वो ले सकता है। सो ये सारा एआई इंटीग्रेशन इन द एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है, क्योंकि एआई या प्रिसिजन एग्रीकल्चर एआई कहाँ यूज करता है, एआई इसलिए यूज करता है कि एआई बोलता है कि आपका प्रिसिजन एग्रीकल्चर यहाँ होना चाहिए, तो इसके लिए एआई हमको हेल्प करता है। सो ये अभी बेनिफिट्स ऑफ एआई डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द एग्री वैल्यू चेन। एग्री वैल्यू चेन के स्टेक होल्डर्स की हमने बात की शुरू में, फार्मर्स है, एग्री फाइनेंस कंपनीज है या फिर इन्वेस्टर्स है, एग्री इनपुट या फिर एग्रीटेक कंपनीज है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी बोलते केवीकेस है या फिर यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री प्लेयर्स है, उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में जैसे ट्रेडर्स है, आउटपुट मार्केट प्लेयर्स है, ये सारी इकोसिस्टम है, ये एग्री वैल्यू चेन में काम करते हैं। हर एक को यहाँ
एग्रीकल्चर इकोसिस्टम का, प्रिसिजन एग्रीकल्चर का फायदा होता है। एंड इफ दैट सिस्टम इज कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे को अगर वो कनेक्ट होती है, सो दैट इज नथिंग बट दैट इज एन रियल लाइक रियल वर्ल्ड एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर उनको बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसका हर एक सेक्टर को या फिर हर एक जो स्टेक होल्डर्स को उसका फायदा हो सकता है, राइट। सो ये बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ एआई इन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है। वैल्यू चेन स्प्रेड ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर, अभी जैसे कि इनपुट सप्लाई, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग, एंड लास्ट में मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग। इसमें बहुत सारा भी डिटेल में अभी नहीं पढ़ूंगा, बट इट इज लाइक दैट, ये बहुत सारा उसमें चैलेंजेस है। तो व्हाट आर द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अभी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में क्या है, हम जो टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ी बात की, बट व्हाट इज द रियल लाइक थिंग in business, can it be applicable for the business, for making money for the companies and like that. So value driven ये होता है, इससे डिजिटल बिजनेस प्रिंसिपल में होता है कि बेसिकली वैल्यू ड्रिवन अभी बेसिकली काम हो रहा है, क्योंकि ये सारी अगर प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी हमारी हो रही है, एवरीथिंग इज टर्निंग टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म्स, कि अगर ये होता है तो उसमें बेसिकली वैल्यू ड्रिवन बिजनेसेस होंगे। आपको लोगों को वैल्यू देना पड़ेगा, मोर वैल्यू देंगे आप, आपका जो प्रोडक्ट को चार्ज करेंगे उसका 10 टाइम्स वैल्यू अगर देंगे तो ही आपको आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। सो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, जैसे हमने इकोसिस्टम की बात की, अगेन आउटकम ड्रिवन होना चाहिए। यू शुड लाइक प्रॉमिस द फार्मर, आपको फार्मर को प्रॉमिस या फिर आपको जिसको बोलते हैं वो आउटकम आपका अच्छा आ जाएगा। आप उसमें 10 रुपए लगाएंगे तो 100 रुपए मिलेंगे, ये आउटकम ड्रिवन आपका प्रॉमिसेस आपको देना पड़ेगा, एंड दैट विल बी द नेक्स्ट थिंग। आपको वो उसके लिए काम करना पड़ेगा, एंड एवरी कंपनी इज लाइक डूइंग दैट, एवरी कंपनी एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट। उनको वो देना ही है, लोगों को देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आपके ऊपर आपका कस्टमर नहीं बन सकती। सो दैट इज द चैलेंज। डिजिटल बिजनेस प्रिंसिपल में उसमें चॉइस अभी देखिए फार्मर का है, क्योंकि अभी कुछ दिनों में ऐसा हो जाएगा कि फार्मर के पास सभी डेटा रहेगा, सभी लोगों के पास उसका डेटा रहेगा, बट उसको चॉइस रहेगी किसका मुझे ये करना है, चॉइस करना है, मुझे कौन चूज करना है, मेरे ऊपर रहेगा। सो दूसरा उसमें है कि यूनिवर्सल एक्सेस, वो तो डिजिटल टेक्नोलॉजी होने के कारण उसका एक्सेस उसके गांव में भी रहेगा या फिर किसी राज्य में भी रहेगा, वो किसी भी कोने में रहेगा तो भी उसका एक्सेस उसमें हो जाएगा। सो डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स में क्लाउड फर्स्ट, मोबाइल फर्स्ट, ये तो हम देखेंगे। डेटा इज एन एसेट, ये जस्ट उसके फॉर इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ देगी। अगर किसी को कंपनी बिल्ड करनी है तो उसके लिए डेटा शेयरिंग, स्टैंडर्ड्स, प्राइवेसी, ये उसके लिए है। अभी हम यहाँ देखेंगे कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द एग्रीकल्चर वैल्यू चेन, अभी क्रॉप प्लानिंग में क्या उसका है, देखिए यहाँ टेक्नोलॉजीज एआई है, एमएल है, या फिर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स है, बिग डेटा है, ये सारी यहाँ काम करेंगी। अभी ये कौन से सेक्टर पे काम करेंगी, उसका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, प्लानिंग द एक्सटेंट्स, लोकेशंस एंड वेराइटीज ऑफ क्रॉप। जैसे अगर आपको क्रॉप प्लानिंग करना है तो एआई यूज कर सकते हैं, क्यों, कैसे, अगर लोकेशन है या फिर कोई आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन है या फिर कोई सॉइल कंडीशन है या फिर वैरायटी है क्रॉप की, ये पूरा सिलेक्शन ऑफ वैरायटी भी आपको एआई करके देगा। क्योंकि एआई के पास तो एआई को ट्रेन कर दिया है कि कौन से क्रॉप में, कौन से सॉइल में, कौन से क्रॉप क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन सा क्रॉप अच्छा आएगा, तो ये एआई को तो मालूम है ना। अगर यहाँ का साइंटिस्ट को रख देंगे कितना टाइम लगाएगा वो, और उसको भी पता नहीं चलेगा कि नहीं यार कितने यहाँ आएगा कि नहीं, बोलेगा मुझे पता नहीं यार, वो तो रिस्क भी नहीं लेगा। बट ये क्या है ना कि एआई यहाँ काम कर रहा है, एआई को हमने ट्रेन किया है कि भाई ये अगर आप यूज करेंगे, ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो आज की तारीख में ये क्रॉप अच्छी यहाँ यील्ड करके देगा। तो ये क्या हो गया, उसका प्लानिंग हो गया। मतलब जो क्रॉप प्लानिंग है, ये क्रॉप प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग या फिर माइक्रो प्लानिंग, ये एआई करके दे सकता है। सो फोकस ऑन इंपोर्ट सबमिशन, न्यूट्रिशन एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यू, ये पूरा भी इसके लिए माइक्रो प्लानिंग ऑफ एनी क्रॉप ये यहाँ हो सकता है, राइट। अभी दूसरा उसमें क्या है, कल्टीवेशन। देखिए जैसे फार्मिंग एज ए सर्विस, जैसे हम फास्ट बोलते हैं, तो ये फास्ट में बहुत सारी अभी कंपनियां चल रही हैं, जैसे कि थ्रू एग्रीगेशन, इनोवेटिव सर्विसेज, प्रोडक्ट प्रोवाइडेड बाय मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि एमएल है, आईओटी है,
तो इसमें जैसे कि ड्रोन, सैटेलाइट डेटा एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म, जैसे कि बहुत सारी प्लेटफॉर्म हमारे आज की भी अगर स्टार्टअप बहुत सारी इस मॉडल पे काम कर रही है, जैसे फार्मिंग एज सर्विस करती हैं। सो वो कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, या फिर कुछ कंपनियां अभी जैसे कि क्रेडिट भी देती हैं कि भाई आप हमारा ये प्लेटफॉर्म यूज करो, हमारा ऐप डाउनलोड करो, तो हम आपको ये सॉइल का हेल्थ कार्ड भी चेक करके देंगे फ्री में, आपका जो एडवाइजरी, क्रॉप एडवाइजरी हम फ्री देंगे, या फिर ये सारा डेटा हम आपको मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, मार्केट का एक्सेस भी देंगे। ये सारी अभी आजकल चीजें चल रही है। दिस इज नथिंग बट इट इज एन स्मार्ट फास्ट बोलते हैं जिसको, फार्मिंग एज सर्विस बोलते हैं, स्मार्ट फार्मिंग। तो ये कल्टीवेशन का डेटा इसके लिए भी ये काम आएगा आपको। हर एक जो आजकल जिसको हम हाइपर लोकल वेदर एडवाइजेस बोलते हैं, क्योंकि हाइपर लोकल का मतलब है कि आज मेरे गांव में या फिर मेरे एरिया में, थोड़ा सा जो 10-20 किलोमीटर के एरिया में आज बारिश होने वाली है क्या, या फिर वहां कौन सा पेस्ट का अटैक हो रहा है क्या, या फिर क्या उसमें करना चाहिए, ये सारों का जो प्लानिंग है उसको हम हाइपर लोकल वेदर एडवाइजरी बोलते हैं। ये लोकल लेवल पे हमको एडवाइजरी चाहिए, नॉट एंड बल्कि इंडिया में या फिर महाराष्ट्र में बारिश गिरेगा या फिर तमिलनाडु में गिरेगा। अरे तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु तो बहुत बड़ा है ना, या फिर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश भी बहुत बड़ा है, कहाँ होगा नेमको, कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा या फिर कौन से तालुका में होगा। सो दिस इज नाउ लव इम्पोर्टेंट। सो ये हाइपर लोकल पे अगर एडवाइजरीज आप स्टार्ट करेंगे या फिर जाएंगे तो दैट इज अगेन वेरी प्रॉफिटेबल। उसमें नेक्स्ट है कि मार्केट। अभी देखो जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मार्केट का इंटेलिजेंस, डिमांड एंड प्राइस प्रेडिक्शन, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग करना, या फिर उसमें कोल्ड चेन में जाना है क्या। अगर आपका पेरिशेबल प्रोडक्ट है, कोई फ्रूट है, जैसे कि आप समझो ग्रेप्स लेते हैं, तो ग्रेप्स लेते हैं तो उसमें क्या हो, फिर उसमें कोल्ड चेन में जाना पड़ेगा आपको। वेयरहाउस करके फायदा नहीं है कि वेयरहाउस में खराब हो जाएगा। उसमें आपको कोई कोल्ड चेन की या फिर आपको एक अच्छा ये करके वहां आपको स्टॉक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो एग्रीगेशन है, सो ये हाइपर लोकल लेवल पे एआई, सैटेलाइट डेटा एंड आईओटी उसमें काम करती है। नेक्स्ट है उसमें क्वालिटी डेटा। देखिए क्वालिटी टेस्टिंग का आपको पता होगा सबको कि क्वालिटी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन ये बहुत आवश्यक है आज की तारीख में। हर एक का ट्रेसेबिलिटी का भी इश्यू है। एक्सपोर्ट लेवल पे हम जाना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट लेवल पे भी आज बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट आज की तारीख में हो रहा है। सो ये भी आज चाहिए, ट्रेसेबिलिटी, हाई वैल्यू प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, उसमें ब्लॉकचेन का यूज होता है। आई थिंक कौन बात कर रहे हैं भाई, आप जरा म्यूट कर दीजिए प्लीज। सो ये ट्रेसेबिलिटी है अगेन, उसमें एक्सपोर्ट्स में आपको काम आती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसमें बेसिकली क्वालिटी टेस्टिंग में काम आती है। ब्लॉकचेन क्योंकि जो कुछ भी आप शुरू से लेके लाइक फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, जो कुछ भी आप प्रोसेसेस उस क्रॉप पे कर रहे हैं, तो दैट इज रिकॉर्डेड इन ब्लॉकचेन, वो रिकॉर्ड होगा ब्लॉकचेन पे। एंड जब कोई भी आपका कोई कस्टमर समझो किसी मॉल पे वो स्कैन करेगा आपका स्कैनिंग में आपका जो कुछ भी क्रॉप हो, तो उसको पता चलेगा ये क्रॉप कहाँ से आया, उसका क्या पूरा जो हिस्ट्री है वो ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड रहेगा। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वहां काम करती है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है यहाँ। जैसे यहाँ बहुत सारी जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज काम करती हैं, जैसे आईओटी में जो काम करती है यहाँ 2-3 जो अमेरिका में या फिर वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, अलग अलग कंपनियों के यहाँ नाम मैंने दिए हैं, जैसे एआई में, रोबोटिक्स में, ड्रोन्स में, प्रिसिशन एग्रीकल्चर में, एग्री बायोटेक, बिग डेटा, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, या फिर कनेक्टिविटी टू टेक्नोलॉजी जैसे कि एग्री लिंक। ऐसी बहुत सारी जो 5290 ये पूरा वर्ल्ड लेवल का डेटा मैंने यहाँ दिखाया है। ऑफ कोर्स इसमें से बहुत कम कंपनी इंडिया में है, बट टेक्नोलॉजी दे आर लाइक ब्रिंगिंग। जैसे मैंने बोला कि कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता है यहाँ इंडिया में। सो जस्ट टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं या फिर उसका कस्टमाइजेशन करके आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आप भी स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं एग्रीटेक में। जितने मैंने चैलेंजेस या प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने यहाँ दिए हैं, उस प्रॉब्लम को स्टेटमेंट को अगर आप चैलेंज लेके काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे, सो इवन यू कैन बिल्ड अ स्टार्टअप हियर, यू कैन बिल्ड अ एग्री स्टार्टअप इन इंडिया। सो दैट इज बिकॉज क्या है, अगर कुछ दिनों में हमने देखा तो या फिर कुछ सालों में देखा तो approximate 100 agri startups raised approximate $1.33 billion का उन्होंने फंड रेज किया है।
बहुत सारे 139 डील्स 2022 तक काम ये है। बहुत सारे यहाँ 37 डील्स, 58 डील्स एंड लास्ट 2023 में आई थिंक 44 या फिर उससे ज्यादा भी हुए होंगे। तो ये डील्स लास्ट कुछ ईयर्स में फंड रेजिंग के राउंड्स यहाँ हुए हैं। बहुत सारी अभी जो एग्रीकल्चर में जो सेक्टर में जो फंड की कंपनियां हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, सो वो भी जो फंडिंग की कंपनीज आती है वो भी अभी इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसका अगेन स्टार्टअप फाउंडर क्या कैसे है एंड स्टार्टअप फाउंडर कैसे काम करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन ऑल दिस थिंग्स। सो इनपुट एंड आउटपुट बिजनेस मॉडल में ये अभी बेसिकली ये फ्यूचर कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। इनपुट सप्लायर्स का कैसे शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि ट्रेडिशनल इनपुट सेलिंग अभी बदल रही है। जैसे प्रीवियसली सिर्फ शॉप के उधर काम होता था, नाउ इट इज शिफ्टिंग टू लाइक क्रॉप एडवाइजरी के चलते ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि क्रॉप एडवाइजरी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जैसे शुरू में रैंडम एग्रीकल्चर होता था, बट नाउ इट इज एन प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में एवरीथिंग शुड बी प्रिसाइज, बहुत ही प्रिसीजन से काम लेना पड़ेगा। पानी कितना देना है, या फिर कितने वहाँ स्प्रे करने हैं, या फिर वहाँ कितने हमको फर्टिलाइजर के डोजेस देने हैं, ये सारा ओनली प्रिसाइज एप्लीकेशन होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट द मॉडर्न मैकेनिक्स उसको हम बोलते हैं। द मॉडर्न मतलब अभी नए जमाने में उसका मैकेनिक्स कैसे होगा। ओएनडीसी आया है, अभी ट्रेडिशनल डीलर्स अभी आउट ऑफ द वे जा रहे हैं। ओएनडीसी के चलते बहुत सारा अवेलेबिलिटी ऑफ जैसे इनपुट उनको अवेलेबल हो जाएगा, सो दे कैन परचेस फ्रॉम एनीवेयर। वहां उनको जरूरी नहीं है कि आपके दुकान पे ही आ जाए, नॉट नेसेसरी, क्योंकि क्या है कि आपकी दुकान में आने की उनको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर वो ऑनलाइन सब चीजें अगर मिलती होंगी, उनके खेत पे मिलती होगी, और अलॉन्ग विथ उनका एडवाइजरी मिलती होगी, सो व्हाई शुड दे कम टू योर फिजिकल शॉप? आपके फिजिकल शॉप में क्यों आएंगे? So that is the thing. Again, plant nutrition, fertigation, PGR, soil health, biopaste, eco-friendly, poison-free products will gain the pull in the market. ये सारी चीजें अभी भी मार्केट में बहुत सारी मतलब गेन करनी है, ट्रैक्शन उनको बढ़ रहा है। सो ये चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये मार्केट डिमांड है, तो ये चेंज होने वाला है। आप बोलेंगे मैं नहीं चेंज होऊंगा, तो बट मार्केट इज चेंजिंग, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अगेन फार्म मशीनरी सर्विसेज विल बी ऑन रेंटल, क्योंकि हर एक को ट्रैक्टर में अफोर्ड करना बहुत इम्पॉसिबल हो गया है। पंजाब में इतने सारे अभी मतलब हमारे किसान भाई हर एक के पास 9-10 लाख का ट्रैक्टर है। अभी अगर इकोनॉमिक्स हमने देखा वो ट्रैक्टर का कितने दिन चलता है, तो अगेन इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि ट्रैक्टर का यूटिलाइजेशन कितने हम दिन करते हैं, जैसे 365 डेज होते हैं साल में, तो हम कितने दिन उसका यूज करते हैं। सो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ लाइक यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। जैसे बिजनेस में हम काम करते हैं, एक मशीनरी हम परचेस करते हैं, तो उसका यूज करते हैं क्या हम? अगर यूज नहीं करते हम, हमारे सिर्फ हमारे क्या बोलते हैं, हम हमारा कॉलर टाइट करने के लिए नहीं, हम देखो हमारे पास भी ट्रैक्टर है, हमारे खेत के सामने भी खड़ा है, या फिर मेरे सामने भी मेरे घर के सामने भी ट्रैक्टर खड़ा है, इसके लिए ट्रैक्टर लेते हैं, तो दैट इज वेरी बैड थिंग टू डू। बिकॉज क्या है ना कि अगर फार्म मशीनरी रेंटल पे मिलती है, तो व्हाई शुड आई गो फॉर द परचेस ऑफ लाइक 9 लाख का प्रोडक्ट हमने क्यों लूंगा मैं? तो ये अगेन दैट इज अ पॉलिसी ऑफ ट्रैक्टर कंपनीज की पॉलिसी है कि भाई नहीं, हर एक के पास ट्रैक्टर करो, ट्रैक्टर के पास लोन अवेलेबल कर दो। नहीं आपको पैसे नहीं है तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप हमारे लोन ले लो, आप ट्रैक्टर ले लो। बस ये कंपनियां हाईलाइट करती हैं। बस जो सरपंच है गांव का, वो बहुत बड़ा आदमी है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पाटिल बोलते हैं, वो पाटिल बहुत बड़ा आदमी है, फिर पाटिल के पास तो ट्रैक्टर चाहिए ना यार, 9 लाख का ट्रैक्टर है तो पाटिल किस काम का? सो ऐसी चीजें मतलब लोग एक्सपांड करते हैं फॉर देयर ओन मार्केटिंग के पर्पज के लिए, सेल के पर्पज के लिए, बट लेकिन कॉस्ट इकोनॉमिक्स उसमें नहीं है। आई मीन टू से दैट कि कॉस्ट इकोनॉमिक्स उसमें नहीं है, तो ये कॉस्ट इकोनॉमिक्स लाना पड़ेगा। सो जैसे कि इसलिए फार्मर रेंटल सर्विसेज, जैसे कि एक आधी एफपीओ शुरू कर सकती है। समझो आपके गांव में एफपीओ है, तो दैट एफपीओ कैन स्टार्ट देयर ओन रेंटल बिजनेस। उनका रेंटल बिजनेस भी हो जाएगा, फार्मर के हेल्प भी हो जाएगी, सारा प्रोडक्ट भी उनके पास आ जाएगा। तो ये सारा जो टेक्नोलॉजीज है आगे की चीजों में आने वाला है। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी लाइक फार्म ऑटोमेशन की हो जा रही है, जैसे कि ड्यू टू आईओटी फार्म मशीन्स विल बी स्मार्ट कनेक्टेड टू मोबाइल ऐप के ऊपर हम सारी चीजें कनेक्टेड होंगी। सारी फार्म मशीनरी
हमारे मोबाइल ऐप्स के ऊपर भी चलेगी, काम करेगी, एंड जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर भी, हर एक मशीन में आईओटी होगा। अगर हर एक चीज में आईओटी होगा तो जहां जहां इंटरनेट है वहां वहां से हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बैठ के कहीं मेरी गांव में खेती चलती है तो वहां की मशीन शुरू कर सकता हूँ। वहां की अगर एग्जैक्टली कोई भी मशीन चल रही है तो हार्वेस्टिंग भी मैं कर सकता हूँ यहाँ बैठ के। लाइक एग्जैक्टली आईओटी का मीनिंग भी वही है, कि हर एक मशीन में अगर मैं इंटरनेट बिठा दूंगा, so that machine will be like automatic machine. There is no need to go for any like manual thing. वो मशीनरी मैनुअल आपको चलाने की वहां जरूरत नहीं है। सो दैट इज द थिंग लाइक गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर डेज। सो होप वी विल लाइक सी दोज डेज। सो द एफपीओज, एपीएमसीज, फूड प्रोसेसर्स will be able to produce the right time at the farm gate. अभी फार्म गेट जो होता है, फार्म गेट का मतलब है कोई भी फार्म है अपना तो वहां तक हमारा जो होता है तो उसको हम फार्म गेट बोलते हैं। हमारा खेती तक जाता है वो रोड, वो फार्म गेट। सो एफपीओ जो रहेंगी या फिर एपीएमसी रहेगी, फूड प्रोसेस, बेसिकली उसमें रोल ज्यादा एफपीओ का है, फूड प्रोसेसर्स का है। क्योंकि ये लोग ज्यादा मतलब मंडी में जाने की जरूरत ही नहीं होगी फार्मर को। वो कोई एफपीओ होगा या फिर कोई फूड प्रोसेसर होगा, वो बोलेगा नहीं मेरे पास ये पूरा 1000 मेंबर्स है, उसमें से आप एक फार्मर है, तो मैं आपके फार्म के गेट से आपको पूरा मैं आपको लेके जाऊंगा। आपका जो कुछ भी माल तैयार हुआ है आप मुझे रॉ मटेरियल दे दो। आपको कुछ जैसे मैंने बोला कि अगर आप टोमेटो लेते हैं तो टोमेटो का प्रोसेसिंग का यूनिट यहाँ है, तो मैं आपको यहाँ से ही उठाऊंगा आपको। तो इस तरह का सिस्टम होना चाहिए बाकी के मतलब इसके बाद में। तो द लाइक फार्मर प्रोड्यूसर जो कंपनीज है इसका रोल बहुत बड़ा इसमें बेसिकली है। तो जैसे ब्लॉकचेन है, टोकनाइजेशन है, ये बहुत सारी अभी टेक्नोलॉजी, उसके बारे में मैं डीप में नहीं जाऊंगा, बट जैसे कि यहाँ ओएनडीसी के बारे में मैंने बात किया है, टोकनाइजेशन ये बहुत आगे की टेक्नोलॉजीज भी है। वेब 3 जिसको बोलते हैं, आप बाद में कभी इसका स्क्रीनशॉट लेके वेब 3 क्या होता है, ओएनडीसी क्या होता है, टोकनाइजेशन क्या होता है, ये आप टेक्नोलॉजीज नई एग्रीकल्चर में आ रही है तो ये आप सर्च कर सकते हैं गूगल में बाद में इस सेशन के बाद। so you will understand what are the new technologies coming in agriculture. so data will not be the power. अभी देखिए ये वेब 3 का क्या मतलब है। वेब 3 का मतलब है, जिसके पहले हम बोलते थे डेटा इज पावर, बट अभी डेटा का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। वेब 3 में क्या हो जाएगा, डेटा का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। डेटा इज पावर एंड अप until now has been the held and mentioned be a very small pool by institution. बहुत सारे लोगों को लगता था डेटा इज पावर, बट अभी गवर्नमेंट इस तरीके से सोच रही है कि उसका मैनिपुलेशन हो रहा है कि एंड उसका मोनोपोली भी हो रहा है। जी डेटा मेरे पास है तो मैं मैनिपुलेट करूंगा एंड मोनोपोली भी करूंगा। मतलब मैंने जैसे एग्जांपल दिया है, कोई कंपनी है, समझो कोई देहात नाम की कंपनी है, तो वो क्या बोलती है सभी डेटा फार्मर का मेरे पास है तो आई विल बी द किंग। बट वेब 3 इसमें ये अभी चैलेंज है। वेब 3 क्या हो जाएगा, वेब 3 के थ्रू ये पूरा डेटा का सोर्स जो होगा वो फार्मर होगा, जो कस्टमर रहेगा वो कस्टमर के पास चॉइस रहेगी कि मुझे किसको ऑर्डर देना है या फिर किसको मुझे चूज करना है, उसका चॉइस मेरे पास होगा। सो दैट इज एन वेब 3 टेक्नोलॉजी। ये अगेन लाइक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है। एंड लाइक स्क्रैचिंग द सरफेस, ये मैंने जैसे आपको बोला है, जस्ट दिस इज एन जस्ट मैं आपको दिस इज एन स्टार्ट ऑफ प्रिसिजन एग्रीकल्चर सेक्टर, लाइक स्क्रैचिंग ऑफ सरफेस जिसको बोलते हैं, बहुत ऊपर ऊपर की बात हम कर रहे हैं। तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है। सो इसमें ये क्या हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि ट्रैक्टर जब आया तो इसको हम रिवोल्यूशनरी चीज बोलते थे। जैसे 100 साल पहले आया होगा या फिर उसके पहले भी आया होगा, बट नाउ द AI and precision agriculture is the new technology which is like very game changer, and even Web 3 it will be game changer. सो ये टोकनाइजेशन अगेन एक टेक्नोलॉजी है, मैं इसके बीच में नहीं जाऊंगा। लेकिन ओएनडीसी अगेन आपको मालूम है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। उसमें अभी जैसे अमेजोन है, अमेजोन पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग अमेजोन पे रजिस्टर होते हैं, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। बट थिंग इज अगेन जैसे मैंने बोला कि उसमें मोनोपोली अमेजोन की है। बट इन दिस ओएनडीसी केस द लाइक टेक्नोलॉजी विल बी एंड द ग्रोथ विल बी द लाइक वो आदमी का ग्रोथ हो जाएगा जिसमें वो शामिल होगा। अगर मैं यहाँ कोई एफपीओ चलाता हूँ तो मैं अगर ओएनडीसी पे हूँ तो मैं उसका मालिक हूँ, एंड आई विल बी लाइक चेंजिंग द गेम। मैं आपको क्योंकि मैं ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ,
So ये open network digital commerce again is a very great technology and great platform of government. ये गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है एंड ये ओएनडीसी उसके बाद में अभी तक देखो जैसे अपने एग्रीकल्चर में नाबार्ड के साथ बहुत सारे लोग उसमें ऑनबोर्ड हो रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे लाइक क्या बोलते हैं हम या पीओज हैं, इवन वुमेन हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बहुत सारे जैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात करें निंजा कार्ट, एजी मार्ट, जॉन डियर, अरुण डेयरी या फिर उद्यमी किसान एग्रो, ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां ऑलरेडी ओएनडीसी पे है, अभी वो काम कर रही है। जैसे कि नाबार्ड एंड ओएनडीसी ग्रैंड चैलेंज ये अभी शुरू हो गया है उनका। सो बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को वो ऑनबोर्ड कर रहे हैं। सो फार्मिंग इन मेटावर्स वगैरह, वर्चुअल रियलिटी वगैरह है, वीआर सी, उसमें क्या ये बहुत सारी आगे की टेक्नोलॉजी, बट जस्ट फॉर द आपका अगर ब्रेन को अगर फूड चाहिए, कुछ आपको कुछ रिसर्च करना है इसमें, तो यू कैन एक्चुअली टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन रिसर्च ऑन लाइक गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं कि ये क्या है भाई, मेटावर फार्मिंग इन मेटावर्स क्या है ये, एंड वर्चुअल रियलिटी में कैसे हो जाएगा। So again, it is an interesting subject, so you can research on that. So I think AWS जैसे बोलते हैं हम, जैसे को Amazon जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, सो ये Amazon वेब सर्विसेज ये एग्रीकल्चर में भी आ गया है। सो इवन BSF जो कंपनी है, BSF डिजिटल फार्मिंग, ये भी बहुत सारी कंपनीज है। जैसे समरी में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि देखिए यहाँ क्रॉप का सेंसर्स है, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है, एआई डेटा है, इम्प्लीमेंट्स हमको डिसीजन लेके इम्प्लीमेंट करना है एंड हमको एक्शन लेना है। सो हमको टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम विल इवॉल्व, एग्री 4 विल हैपन टू बी द रिवोल्यूशनरी। सो ये रिवोल्यूशनरी उसमें हो सकता है। सो दिस इज लाइक माय प्रेजेंटेशन। सो लाइक वी आर हैविंग अगेन, अभी हमको टाइम है तो आई एम शेयरिंग सम, जैसे कि कुछ बातें आपको और शेयर करूंगा। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ एक कंपनी है, उसका नाम जैसे मैंने आपको बोला कि 1 मिनट, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद इन अ मिनट। जैसे इन्फोसिस जो है, इन्फोसिस एग्रीकल्चर में क्या कर रहा है। जैसे कि इन्फोसिस एग्रीकल्चर एक एक्चुअली कंपनी है एंड वो जैसे हमको पता है कि इन्फोसिस बहुत बड़ी एक कंपनी है एंड ये टेक बेस्ड कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है एंड दैट कंपनी इज अ वेरी बिग कंपनी। नारायण मूर्ति साहब की वो कंपनी है, इट इज अ ह्यूज एंड बिग कंपनी, ऑल वी नो। एंड अगर ये कंपनी अगर काम करती है डिजिटल फार्मिंग के लिए या फिर प्रिसिशन फार्मिंग के लिए, सो मतलब आपको पता चलता होगा कि अगेन दिस कंपनी इज वर्किंग फॉर लाइक बहुत ही अलग अलग लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है। सो आई एम 1 मिनट, कैन यू सी माय स्क्रीन प्लीज, इफ यू कैन सी देन यू कैन जस्ट 1 मिनट, यस। सो ये आप देखो, बीइंग फ्यूचर प्रूफ, दैट्स एआई फर्स्ट, नेविगेट योर नेक्स्ट इन एग्रीकल्चर। देखिए अगर हमने देखा तो क्लाइंट डिजिटल जर्नी, जैसे हम यहाँ देखा तो उसमें हम अगर डिजिटल जैसे इसको हम एजाइल डिजिटल सर्विसेज आर्किटेक्चर इसको हम बोलते हैं। सो एग्रीकल्चर में एजाइल डिजिटल सर्विसेज, एजाइल का मतलब समझते हैं आप, जो एकदम फास्ट हो, ऐसे एजाइल। सो नेविगेट योर नेक्स्ट एग्रीकल्चर, द सर्कुलर इकोनॉमी डिमांड्स रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, रिसोर्स कंजर्वेशन, waste reduction and recycling of effluents. An AI first approach empowers agriculture enterprises to optimize resources, minimize waste and maximize value. So ये उनका लाइक टैग लाइन या फिर जिसको हम बोलते हैं कि विजन मिशन, इस विजन मिशन पे ये काम करते हैं। बेसिकली एआई ड्रिवन एग्रीकल्चर जिसकी मैं बात कर रहा था, सो दैट इज एन द थिंग where this Infosys company is we know all that these companies, ये जो कंपनी AI में या फिर सॉफ्टवेयर्स में इज वेरी बहुत इनोवेटिवली काम करते हैं ये लोग। कोई भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी हो, ये इन क्योंकि इनकी बहुत बड़ी जो रिसर्च की टीम है, साइंटिस्ट की इनकी टीम है, सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ह्यूज एंड ह्यूज रिसर्चर्स की टीम है इनकी। सो दे आर ऑल like researching on
लाइक हाउ टू यूज AI, हाउ टू यूज डिजिटल इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए ये सारी जो टेक्नोलॉजी है कैसे यूज करना है इसके लिए काम कर रहे हैं। सो यहाँ अगर देखा आपने एजाइल डिजिटल सिस्टम आर्किटेक्चर एग्रीकल्चर में फार्मर फेसिंग डिजिटल फार्मिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल फर्स्ट कस्टमर सॉल्यूशन। देखिए मोबाइल फर्स्ट भी आया है क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन जो है मोबाइल हर एक के यहाँ आज है, तो मोबाइल फर्स्ट यूज करके हम कैसे यूज कर सकते हैं। एग्री कस्टमर एक्सपीरियंस वो उसमें हम कर सकते, जैसे कि इसमें फार्मर CRM। देखिए वो एक्चुअली जैसे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, फार्मर CRM। अभी फार्मर CRM की जैसे पुणे में एक स्टार्टअप है कि हर एक क्रॉप के लिए वो काम करती है, कोई भी क्रॉप में कितना खर्चा आता है, कितने बार उनको स्प्रे करने पड़ते हैं, टोटल उसका खर्चा कितना आता है, उसके बाद में उसमें प्रोडक्शन कितना आएगा, उसका रेट क्या होगा, उसका कैलकुलेशन करके आपको बताती है। सो दैट इज एन कॉल्ड एन फार्मर CRM, वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसको हम ERP बोलते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वर्किंग, ये कंपनी उसमें भी काम करती है। डेटा एनालिटिक्स, मार्केट ऑटोमेशन, ये भी बहुत ही मतलब आगे की बातें हैं, बट इवन you can imagine how companies are working in agriculture sector. IoT solution for sensors, drones and weather stations, digital farming solution driven model crop farm। ये हर एक क्रॉप के लिए फिर या फिर हर एक क्रॉप के लिए, क्योंकि हर एक क्रॉप अलग है उसका एक आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो यू कैन अंडरस्टैंड उसका एक पूरा बायोलॉजिकल साइकिल होता है। जैसे अगर कोई टोमेटो लगा 3 महीने का साइकिल होगा, या फिर कोई ज्वार हो तो उसका अलग साइकिल होगा, उसकी इवन बायोलॉजिकल सिस्टम अलग होगी, उसका बायोलॉजिकल नाम अलग होगा, तो इवन उसकी क्रॉपिंग सिस्टम अलग है। तो एवरीथिंग हैज टू बी लाइक उसको AI उसमें काम करेगा। ये क्या करेंगे, धीरे धीरे AI को उसमें ट्रेन कर देंगे, हर एक क्रॉप का डेटा उसमें फीड रहेगा, एवरीथिंग विल बी लाइक ऑटोमेटेड। कोई भी हम ज्वार बोलेंगे, कोई कितनी सारी वैरायटी, समझो अपने इंडिया में अभी 100 टाइप की ज्वारें हैं, ज्वार उगाते हैं, समझो 100 टाइप की। तो 100 टाइप का जो अलग अलग कौन सी उसमें है, उसके नाम क्या है। देखिए देखिए हम तो मालूम है कि अभी आज चैट GPT की हम भाषा करते हैं, तो चैट GPT जो हम सोचते हैं कितने समय में चैट GPT देता है, कितने विद इन सेकेंड देता है कि नहीं। हम जो चीजें इमेजिन भी नहीं कर सकते, बट चैट GPT इज गिविंग वे मोर लाइक देन आवर इमेजिनेशन। हमने हमारे के इमेजिनेशन से बहुत सारे आगे वो चला जाता है। सो द सेम वे इन एग्रीकल्चर ऑल्सो दिस इज लाइक गोइंग टू हैपन। ये मतलब होने जा रहा है कि हम सोचेंगे नहीं नहीं ये एग्रीकल्चर में हम बोलेंगे नहीं ज्वार में कितने टाइप्स बनती है इंडिया में, उसके पहले वो ज्वार के बारे में पूरा आपको कहाँ है, कैसी है, कहाँ बनती है, ये सारा डेटा आपको वो AI दे देगा। सो आई मीन टू से दैट हियर ऐसा जो डिजिटल का प्लेटफॉर्म है इस तरीके से काम कर रहा है। सो दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट बाय एग्रीकल्चर। हर एक जो स्टूडेंट है, आप बायोलॉजी सीखते हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी में हो, आई डोंट नो, बट यू ऑल्सो नीड टू नो दिस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू डिसरप्ट इन योर सेक्टर। आपके सेक्टर में ये डिसरप्शन करने जा रही है, दिस इज गोइंग टू डिसरप्ट। सो लाइक ये बहुत सारी चीजें मैं यहाँ आपको बताऊंगा, बट आई थिंक कुछ क्वेश्चंस भी होंगे तो हम लेंगे। अगेन एक आपको एक आई थिंक वन चीज एक चीज है मैं आपको दिखाऊंगा, जस्ट मैं देखूंगा वो चीज यहाँ है क्या। हाँ, इन्फोसिस 5G एग्रीकल्चर एक आपको मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए उसमें ना बहुत सारे एक रिसर्च भी चालू है। इवन जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री की जो जो बॉडीज है वो भी उसके ऊपर जैसे फिकी है, फिकी आपको मालूम होगा, जो फिकी भी उसके ऊपर काम करते हैं। ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है वो काम कर रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर बदल रहा है, सो ये उसमें कैसे काम करेगा। सो उसका एक मैं रिपोर्ट है, मैं आपको एक शेयर करूंगा 1 मिनट में, तो यू कैन सी दैट हाउ एग्रीकल्चर इन्फोसिस एग्री, हाँ यस, रीडिफाइनिंग एग्री इन AI, फिकी एंड पीडब्ल्यूसी आपको पता होगा शायद। बहुत सारा जो डेटा है मैंने यहाँ से भी लिया है, जो मैंने अभी PPT आपको दिखाई, सो उसके रिसोर्सेस ये भी हैं। रीडिफाइनिंग एग्रीकल्चर थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रेडिक्टिंग द अनप्रेडिक्टेबल। सो ये PwC आपको पता है कि ये बहुत बड़ी जो ये है फर्म है,
प्राइस वाटर कूपर हाउस, पीडब्ल्यूसी बोलते हैं। पीडब्ल्यूसी एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग कंपनी है एक्चुअली, इट्स अ ह्यूज कंसल्टिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। बहुत बड़े जो गवर्नमेंट्स भी डिसीजंस लेती है तो ये पीडब्ल्यूसी के, एंड फिकी तो आपको मालूम होगा कि जो फिकी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फिकी है, सो दैट इज आल्सो वर्किंग इन दिस सेक्टर। सो ये सारे बहुत सारे अभी लोग यहाँ हैं जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। सो ये एक्चुअली एक रिपोर्ट है कि जो आगे का एग्रीकल्चर कैसे काम करेगा, फ्यूचर एग्रीकल्चर क्या रहेगा। जैसे ये कोर्टेवा एग्री साइंसेज एक कंपनी है, अभी ये उनके भी कुछ रिपोर्ट्स यहाँ दिए हैं। जैसे बायर क्रॉप साइंस, अभी बायर क्रॉप साइंस ये भी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल है, उनको भी पता है कि आगे जाके ये अभी सब चेंज होने वाला है। सो ये सब चीजें यहाँ मैं जस्ट आपको दिखाना हूँ फॉर एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ जियोग्राफिकल एंड वैल्यू चेन स्प्रेड, नेशनल एंड इंटरनेशनल ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सारा यहाँ एक्चुअली दिखाया है मैंने। सो आई थिंक वी विल टेक द क्वेश्चंस नाउ। अभी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन जस्ट आस्क। सर बिग डाटा ये क्या कंसेप्ट क्या है? देखिए बिग डेटा का मतलब है डेटा बहुत बड़ा होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है, और उसमें क्या होता है ना, कौन सा हम डेटा ले ले हमको पता नहीं होता। सो उसमें जो हमको जरूरी है वही डाटा हमको यूज करना है, राइट। डेटा तो आपके पास बहुत सारा होगा, बट जो आपको यूज करना है तो वही डेटा आपको दिया जाएगा। सो उसमें बिग डेटा एनालिटिक्स रेफर्स टू द मेथड्स, टूल्स एंड एप्लीकेशंस यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा। उसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा, वेलोसिटी होगा। सो ये सारा हमारा एग्रीकल्चर में अभी लोग मतलब चल रहा है, क्योंकि इट इज नॉट फाइनलाइज्ड, क्योंकि गवर्नमेंट जो डेटा कलेक्ट कर रही है। सो इट इज अगेन द, हमने जो चर्चा की कि एग्री स्टैक ये अभी नया एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। सो इन दैट गवर्नमेंट इज लाइक वो बोल रही है कि अभी की तारीख में आपको ये करना है, राइट। तो ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछो अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, मैं विमल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं सर एक सवाल है कि हाँ हम लोगों को, जैसे सपोज मैंने ओपन फील्ड अगर अपना प्रोड्यूस बनाना शुरू करा, बीट ए कैप्सिकम, बीट ए टोमेटो, तो मेरा सर एक थोड़ा सवाल ये है कि लिंकेज कैसे बनाए सर, क्योंकि मैंने देखा है लोग बाग तो ऑर्गेनिक इंडिया जाके चीजें ले आते हैं, लोग उजीबा से मशरूम जो है ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन। तो बीइंग लाइक ए न्यू गाई, इफ आई स्टार्ट नर्चरिंग द कपल ऑफ कंपोनेंट एज आई सेड कि कैप्सिकम कर रहा हूं मैं या लेटस अगर प्रोड्यूस कर रहा हूं थोड़ा सा शेड नेट करके, तो मुझे थोड़ा सा जो लग रहा है कि चैलेंज मार्केट पेनिट्रेशन है सर। तो आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए कि हमको अपना जो है विधि किस तरीके से बनाना चाहिए कि हमारे पास गुड सेट ऑफ कस्टमर्स हो जाएं एंड हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले टू गो ऑन। जी जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी सवाल है, क्योंकि देखिए आज की तारीख में क्या होता है, लिंकेज एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अगर भी गांव में भी हम रहे या छोटी खेती करें या फिर हम बड़ी खेती करें, फिर भी लिंकेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो देखिए इसमें बेसिक ये है कि इंडिविजुअली आप, अभी बेसिक चैलेंज कब आता है सर, कि जब हम इंडिविजुअली खेती करते हैं एक सिंगल लेवल पे, तो लिंकेज का एक दो तीन अलग अलग ये है वे आउट है। जैसे फर्स्ट आप ये कर सकते हैं कि आपके गांव के, अगर आप खुद अगर कोई कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चालू करना चाहते हैं तो दैट इज बेस्ट। अगर नहीं कर सकते, समझो नहीं करना चाहते या फिर नहीं कर सकते, तो फिर आप यू कैन ज्वाइन विथ सम एनी अदर एफपीओ। अगर आप जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं कि आपका प्रोड्यूस जो कुछ आप क्रॉप ले रहे हैं XYZ, तो वो क्रॉप वो भी कंपनी प्रोक्योर करती है क्या, या फिर एक तो एफपीओ नहीं है तो फिर कोई फूड प्रोसेसर हो, कोई भी फूड प्रोसेसर, उसके ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट उसका है नियर बाय समथिंग 20-30 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर भी अगर है तो
अदर देन मंडी यू कैन आस्क। Yes. अगर मंडी है तो मंडी में क्या चैलेंज आता है आपको भी बताया कि जैसे मंडी वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ आइए जी तो तभी जी हम उसका वेट करेंगे और जो रेट हमारा रहेगा वही रेट आपको रहेगा। हाँ तो दैट इज एन चैलेंज एवरीवेयर सर। अभी बराबर तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी जाएंगे तो क्योंकि हमारे कायदे कानून ही ऐसे हैं तो उसको हम नहीं चेंज कर सकते। दैट इज द चैलेंज। सो जी जी अगर इसीलिए फिर मैं ऐसा रेगुलर ऐसा सोचता हूँ कि अगर उसमें वे आउट ऑन द साइड ऑफ फार्मर। अभी दुनिया तो नहीं बदलती है, हमको खुद को बदलना करेक्ट है। सर करेक्ट सर तो अगर दैट जी जी पर्सपेक्टिव सोचा तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा सर कि आपको एक तो खुद का एक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमको जो प्रोसेसर है उसके साथ हमको टाइप करना पड़ेगा। जी जी उसको जी फिर टाइप करके वो क्या करेगा, फिर आपके फार्म पे ही डायरेक्टली आएगा। जी ही विल जी साइन एन एग्रीमेंट। आपका जितना साल में बनता है, साल राइट साल में आपका क्रॉप आता है, उसको हम कटिंग भी करेंगे। और अभी यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। जी क्रॉप जो अच्छा आता है तो वो खुद इवन क्रॉप का हार्वेस्ट भी वही करता है। वो जो लेके करेक्ट जाएगा वही हार्वेस्ट ओके भी करेगा, ट्रांसपोर्ट भी होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ बोलना है कि भाई देखो ये इतना पैसा मुझे दे दो, 1 एकड़ का या फिर 4 एकड़ का जो फिक्स है वो लेके जाओ आप। तो जी ऐसा आपको अगर करेंगे सर तो आपको मतलब आपका ये हो जाएगा, सुकून मिल जाएगा। नहीं तो फिर क्या हो जाएगी, फिर आप चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जी जी तो सर ये अब वे मुझे लगता है सर। अभी देखिए थैंक यू सर। दूसरा सर एक सवाल और है। आप जैसे पूछिए ना। सपोज मैं एक बहुत बड़ा किसान नहीं हूँ। नहीं मेरा सर, जरूरत ग्रेटर नहीं। हाँ मेरा ग्रेटर नोएडा में 35-40 बीघा जमीन है। यानी अच्छा आप जी। इसको अगर एकड़ में बोलेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक 7-8 एकड़ लैंड है। तो मैं अच्छा, अगर सर पॉली हाउस लगाने का इरादा बनाता हूँ तो मुझे डर लग जाता है राइट क्योंकि मैं करेक्ट। एकदम से अगर मैं सब्सिडी वाला भी अगर लेता हूँ तो भी जाके वो 60-70 लाख का एस्टिमेट बनता है। बराबर। तो मुझे थोड़ा सा एक थोड़ा सा ज्ञान दीजिए सर कि हाँ हमको उस लेवल पर कब कब प्लान एंड स्ट्रेटजी स्पिन करना चाहिए कि अच्छा। लगा लेना चाहिए हमें पॉली हाउस एंड वी हम्म। गोना बी सक्सीडेड फॉर श्योर। उससे हाँ, पहले क्या करना चाहिए मुझे? मैं आपको बोलता हूँ। वेरी जी नाइस एंड वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थैंक क्योंकि यू। क्या है, अभी आज की तारीख में सर दो चीजें हैं। एक तो हम ओपन फार्मिंग बोलते हैं और एक बोलते हैं उसको पूरा क्या बोलते हैं हमको, पॉली हाउस की फार्मिंग, प्रोटेक्टेड फार्मिंग जिसको बोलते हैं हम। सो ये दो चीजें हैं। बट देखिए सर उसमें दोनों चीजें अलग है। अलग मतलब क्या है कि दोनों की कॉस्ट इकोनॉमिक्स अलग है। जैसे कॉस्ट इकोनॉमिक्स का मतलब है मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करूंगा और मुझे पैसे कितने रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे कि हम बिजनेस में ROI बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। सो ये होता है कि मैं अभी पॉलीहाउसेस में महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों के साथ काम कर चुका हूँ सिंस लास्ट 20 ईयर्स। सो आई नो दैट। बिकॉज क्या होता है ना, जो अभी मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे फार्मर्स थे वेस्टर्न महाराष्ट्र में, एक्चुअली कोल्हापुर एंड सांगली ये जो डिस्ट्रिक्ट है उस टाइम में, तो उस वहां थे। So he was like having 10 acres of like polyhouse था उनका, 10 एकड़ था। अभी 10 एकड़ का पॉलीहाउस वो मैनेज करते थे वेरी प्रोफेशनली। एंड दे आल्सो प्लानिंग लाइक अगर मैं 5 गुंठा को, अगर मुझे मालूम है 5 गुंठा जिसको हम 5R बोलते हैं, 5 गुंठा, 1 गुंठा को 1 लाख रुपए लगते हैं उसको। 10 गुंठा अगर जमीन मैंने ये करता है, समझो 1 एकड़ करना है तो 40 लाख रुपए मुझे लगते हैं एकड़ के लिए। तो ये उसका कॉस्ट है, ये कॉस्ट है उसका। इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर भी हमको करना है तो हमको, जैसे फ्लोरिकल्चर है उस टाइम में, जैसे हमारा जरबेरा है, कार्नेशन है, या फिर इवन हमारा जो जिसको हम मिर्ची बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, सो वो मिर्ची उसमें लेते थे। या फिर उसमें बहुत सारी स्ट्रॉबेरी है, या फिर जिसको हाई वैल्यू क्रॉप जिसको हम बोलते हैं। अगर हाई वैल्यू क्रॉप लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि अगर 10 गुंठा जमीन में मैं 10 लाख रुपए लगाता हूँ, या फिर 40 गुंठा में 40 लाख रुपए लगाता हूँ, सो साल में उसके कम से कम मुझे 80 लाख तो होने चाहिए ना, या फिर 60 लाख तो रुपए होने चाहिए ना। तो ही मुझे कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बैठता है। ठीक है, 1 साल नहीं होगा, लेकिन सेकेंड ईयर, मतलब अगर एक बार आप ये लगाया आपने समझो पॉलीहाउस, तो उसका पीरियड रहता है 10 साल, अप्रोक्सीमेट 10 ईयर्स। अगर 10 साल मुझे ये होता है तो 10 साल तक मुझे फर्स्ट ईयर में रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड या फिर थर्ड ईयर से उसका रिटर्न इन्वेस्टमेंट आपको मिलते रहेगा। सो उसका प्लानिंग आपको क्या करना पड़ेगा,
क्रॉप कौन सा आप लगाते हैं। देखिए हाई वैल्यू क्रॉप अगर लगाते हैं सो उसका कितना उसमें लगेगा, 5 गुंटा में लगे तो कितना आएगा, उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, वो परचेस कौन करेगा, मैं यहाँ बेचूंगा या फिर एक्सपोर्ट मार्केट में जाऊंगा, एक्सपोर्ट मार्केट में जाऊंगा तो उसमें कितना उसमें रेट मुझे मिलेगा। इसका कॉस्ट इकोनॉमिक्स हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वाई सिर्फ एंड सिर्फ मेरे पास बहुत पैसे हैं या फिर कम पैसे हैं, कम लैंड है, दैट इज वो उसके मतलब चलते आप एक सिंगल तरीके से मतलब विचार नहीं कर सकते। सो उसका थोड़ा सा ऑलराउंड हमको सोचना पड़ेगा कि मैं अगर इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ सो हाउ can I get return on investment on that my money, so that this farming should be an profitable farming, ये प्रॉफिटेबल चाहिए। सो देखिए जो जिसको हम बोलते हैं कि कवर्ड फार्मिंग या फिर प्रोटेक्टेड फार्मिंग, तो प्रोटेक्टेड फार्मिंग का वही है कि उसमें आपको प्रोटेक्शन मिलता है किस चीज का, वहाँ कोई भी डायरेक्टली कोई अटैक नहीं होता, कोई पेस्टिसाइड पेस्ट का या फिर कोई एकदम से एनवायरनमेंट का कोई बारिश आता है एकदम से आपकी क्रॉप खराब नहीं होती, कि दैट इज कॉल्ड एन प्रोटेक्टेड फार्मिंग। So that is an advantage of that farming. So ऐसे अलग अलग बातें हैं सर उसमें। So it's a huge subject again. I can speak on that subject like बहुत बोल सकता हूँ, but I'm just shortening this answer. Yes, so I think yes. you get the point. I think. Yes. Sorry sir, थोड़ा recap कर देंगे, मेरा इंटरनेट फेल हो गया था। मैं विमल। हाँ क्या चाहिए सर आपको? सर वो मेरा सवाल था, पॉली हाउस का इन्वेस्टमेंट अगर हम हाँ प्लान करते हैं तो डर लग जाता है, तो क्या उससे पहले हमको नहीं, एक्चुअली आई हैव आंसर्ड दैट आंसर। अगर आपको हाँ। नहीं है तो मुझे फिर बाद में कॉल करिए मेरे नंबर पे, चलेगा, क्योंकि चलेगा। हाँ ओके सर, हाँ ओके सर। प्लीज यहाँ 35 दे। जी। सो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? रुपीन। सर रुपीन यस सर मेरा क्वेश्चन ये है कि विमल सर ने बहुत अच्छी बात की कि मैं पॉली हाउस लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, और ये अच्छा। भी बात से मैं सहमत हूँ, और ये जरूरी भी है क्योंकि वो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। मेरे पास भी एक नेट हाउस है, मैं भी पॉली हाउस लगाना चाहता था। क्या होता है कि मैं हाई वैल्यू क्रॉप करता हूँ, मैं स्वीट पेपर करता हूँ, चेरी टोमेटो करता हूँ, अच्छा। और कुछ फ्लावरिंग क्रॉप भी उसमें ऐड करता हूँ, लेकिन उसके लिए मार्केट का होना, मार्केटिंग करना, अच्छे से ग्रो करना, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्या Correct. आता है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर में, मेनली पॉली हाउस में, एक जब हम हाई वैल्यू क्रॉप करते करते अपने एक्सपेंस और प्रॉफिट को जस्टिफाई करने के वेट करते हैं, एक क्रॉप यदि गया लॉस कम Right. रहा, नेक्स्ट क्रॉप में गए, नेक्स्ट क्रॉप में थर्ड क्रॉप में गए, जैसे 3-4 सीजन हम करते हैं तो क्या इतना निमेटोड का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें हम एक स्ट्रक्चर को, इतने हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर को फाड़ के कहीं ले जा तो नहीं सकते। लेकिन सॉइल बराबर। बॉर्न डिजीज जैसे निमेटोड मेन इन्फेक्शन है होता है, उसके लिए हम ट्रीट सॉइल सोलराइजेशन भी करते हैं, बहुत सारे जतन भी करते हैं, क्रॉप रोटेशन भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सफलता नहीं मिलती। जैसे बहुत सारे हम निमेटोसाइड भी डालते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के महंगे महंगे प्रोडक्ट भी डालते हैं उसको सैनिटाइज करने के लिए। एक स्थिति ये आ जाती है सर कि आने वाला इतना मोरल डाउन हो जाता है कि पॉली हाउस को फाड़ें और उखाड़े खत्म करें। तो इससे यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक ऐसी नेगेटिविटी फीलिंग ना आए जिससे कि स्ट्रक्चर ना फटे। आप भी जानते हैं क्योंकि मैं गुड़गांव में रहता हूँ, अलवर के पास काफी पॉली हाउसेस बने थे, वो कम हो गए हैं, और भारत के बहुत हिस्सों में पॉली हाउसेस कम हो गए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इसमें काम भी किया है, नेट एफएम कंपनी में आपने भी सहयोग सेवा दी है, तो मैं चाहता हूँ क्योंकि वो भी एक स्ट्रक्चर के बीच में ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन भी एक स्तंभ के रूप में काम करता है। तो आपकी तरफ से क्या सुझाव है हमें कि कैसे हम पॉली हाउस फटने से बचे, और उसमें हम एज ए किसान किस तरह से चले जो कंपनी से भी ना कटे और हम कर्ज में ना डूब जाएं, या रिस्क फैक्टर कम हो जाए, जैसे विमल सर का भी बिल्कुल सही बात है, वो डर रहे हैं। थैंक यू रुपिन सर, बहुत अच्छा सवाल आपका। बहुत अच्छा बात, मुंह की बात छीन ली आपने विमल सर। नहीं, एक्चुअली वेरी राइट है, मुंह की बात मतलब सभी फार्मर एक ही फेस करते हैं। सो आपका क्वेश्चन भी वेरी कॉमन है। तो कैसे सर, बराबर है आप बोल रहे हैं वो चीजें, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में जैसे मैंने बोला आपको, उस चीज में मैंने काम किया। उस टाइम में क्या था, जरबेरा कार्नेशन का एक बहुत ही हाई वैल्यू क्रॉप था वो, एंड दूसरा उसमें एक्सपोर्ट होता था वहाँ, उसका प्राइस अच्छा मिलता था। सो क्या होता है कि 5 लाख रुपए भी मैंने 5 गुंटा में लगाए तो इट इज अफोर्डेबल।
तो क्या था जिसको हम ब्लू ओशन बोलते हैं, मार्केटिंग का एक गिमिक्स है अगेन। ब्लू ओशन का मतलब है कि मैं कोई भी कर नहीं सक रहा है, मैं कर सक रहा हूँ, तो क्योंकि मैं उसमें प्रॉफिटेबल हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ की महाराष्ट्र के भी रियल पोजीशन। अभी जैसे आपने बोला कि दिल्ली के करीब, नोएडा के करीब जो पॉल्यूशन से कम हो रहे हैं, द सेम सिचुएशन इन महाराष्ट्र एज वेल। क्योंकि वो एक जमाना था, आई थिंक 2005 एंड 2010 अप टू 2000 से लेके 2010 तक का 10 साल का, आई थिंक उसके बाद में जो अभी टेक्नोलॉजी तो एक्सपेंशन हो गया, बट थिंग इज अगेन एग्रीकल्चर में थोड़ा सा और दूसरे दूसरे इनोवेशन आ गए, और इवन ओपन एग्रीकल्चर में बहुत सारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चेंज किए। और दूसरा एक उसमें मुझे चैलेंज लगता है कि इंडिया में ओपन एग्रीकल्चर का ज्यादा ये है। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर में अगर हाई वैल्यू है तो ही जाना चाहिए। मुझे लगता है आज की तारीख में कौन सा क्रॉप है, मुझे अभी मैं उससे डिस्कनेक्ट होके भी बहुत 4-5 साल हो गए, क्योंकि अभी उस चीज में मैं मतलब नहीं काम किया हूँ। बट थिंग इज मुझे लगता है कि उसमें अगर करना है तो कॉस्ट इकोनॉमिक्स में जाओ प्लीज सर, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे हम बनाते हैं, चलो 15 लाख में इन्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ किस बिजनेस में, तो उसमें रिटर्न मुझे कितने दिन में आएगा। सो दैट प्रोसेस एंड थॉट प्रोसेस। और दूसरी कंपनी क्या करती है मालूम है, जो कंपनी आपको प्लांट देती है ना, वो कंपनी बेसिकली उसका प्लांट बेचती है, इरिगेशन कंपनी ड्रिप इरिगेशन बेचती है, पॉलीहाउस वाला स्ट्रक्चर वाला आपको स्ट्रक्चर बेचता है, ये सारी चीजें ठीक है। बट लाइक कोई है क्या उसमें कंसल्टिंग वाला या फिर कोई कंसल्टेंट आपका जो आपको उसका कॉस्ट इकोनॉमिक्स बता देगा, भाई देखिए अगले 5 साल में ये क्रॉप ना बहुत अच्छा काम करेगा ये पॉलीहाउस में। सो आई थिंक मतलब अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मुझे तो अभी डिस्कनेक्ट भी हूं मैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि आज के तारीख में वो नॉट रिकमेंडेड, मेरे तो मतलब ख्याल से पॉलीहाउस में जाना रिकमेंडेड ही नहीं है। यू गो फॉर ओपन क्रॉपिंग एंड दैट इज वेरी लिमिटेड। आपका कोई भी जैसे मिलेट्स में भी हो, तो मिलेट्स में पैसे भी कम लगते हैं, और मिलेट्स में आपका प्रोसेसिंग करेंगे तो मुझे आज की तारीख में सर बताता हूँ ट्रूली प्रोसेसिंग में, फूड प्रोसेसिंग में उसका एक अच्छा ये है। एक्सपोर्ट्स में जा उसके लाइसेंस भी है, लेकिन वो मुझे हाई वैल्यू, उसको वैल्यू एडिशन करके आप सोचो, क्योंकि वैल्यू एडिशन जो क्रॉपिंग का जो रेट है ना, उसका भी जमाना कम होते जा रहा है, वैल्यू एडिशन का जमाना है आजकल। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन है कि जैसे सर हमारे भारत में स्मॉल फार्मर एंड मार्जिनल फार्मर ज्यादा है, तो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, प्रिसीजन फार्मिंग या जो कोई है एडवांस टेक्नोलॉजी, ये इन फार्मर के तरफ मीन्स उनको नहीं इनका नॉलेज मिलता, तो इनके तरफ जाने के लिए इनको ये सब नॉलेज मिले कि हमें क्या करना चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से इनको कैसी सुविधा मिलना चाहिए, तो इनको मिलेगा ये सब, समझेगा कि ये हमें हमारे लिए जरूरत है, तभी हमारा इंडिया डेवलप होगा इन चीजों में, क्योंकि यही सबसे लैगर्ड्स रहते हैं इन न्यू टेक्नोलॉजी में, तो हमें क्या करना चाहिए? राइट बहुत ही बढ़िया सवाल है मैडम जी, दीपाली जी। क्योंकि देखिए बहुत आपका अच्छा सवाल रिलेटेड है, क्योंकि क्या है ना, आप जैसे बोल रही थी कि टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़िया है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बट जैसे इसका छोटे फार्मर जो है हमारे देश में, उनको यूटिलाइजेशन हो सकता है कि ये एक एक्चुअली चैलेंज है। आज की तारीख में भी ये एक्चुअली चैलेंज फेस कर रहे हैं बहुत सारे लोग, इवन कंपनीज एज वेल, मतलब कंपनीज भी इसको फेस कर रही है। बस उसमें एक सॉल्यूशन मैं आपको अभी बताता हूँ। उसमें एक सॉल्यूशन ऐसा है, जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि कोई भी अभी देखिए फार्मर, हर एक फार्मर अभी 2 एकड़ 1 एकड़ 1.5 एकड़ इस लेवल पे अभी उसका मतलब एकरेज गया है, वो बहुत नीचे नीचे जा रहा है। क्योंकि कोई पिताजी के पास 10 एकड़ जमीन थी, तो अभी उनके 2-3 बच्चे हो गए, तो फिर उनको डिवाइड हो गया, अगेन उसके मतलब आगे डिवाइड हो गया। तो होता है उसमें ये कि ये डिवीजन तो होते ही रहेगा, तो बट अगर उसमें चैलेंज ये रहता है कि उसको हमको साथ में लेके, जिसको हम कम्युनिटी फार्मिंग या फिर साथ में आके हमको फार्मिंग करना पड़ेगा। जैसे हम मोनोक्रॉपिंग की एक कंसेप्ट है, मोनोक्रॉपिंग, या फिर आपको बोलेंगे कि कोई भी क्रॉपिंग जिसके ऊपर प्रोसेस हो। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया, जैसे अभी आप महाराष्ट्र की बात, अभी महाराष्ट्र में बात करते हैं, तो भी देखिए नासिक में जो फैक्ट्री है जो हमारे इसके ऊपर काम करती है, जो टोमेटो के ऊपर,
वो उन लोगों का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है एंड दे आर हैविंग लाइक उनके पास 4000 या 5000 लोग फार्मर्स है, रजिस्टर्ड फार्मर्स है। जैसे हम शुगर फैक्ट्री की बात करते हैं, शुगर फैक्ट्री में क्या होता है, शुगर फैक्ट्री में उनको उनके मेंबर्स होते हैं या फिर उनके क्या बोलते हैं उसको, ये बोलते हैं, तो वो उनके पास होता है, उसका ऑथोराइज्ड वो फार्मर होता है कि एक मेरी शुगर फैक्ट्री, मेरे पास 10,000 फार्मर है, फिर 5,000 फार्मर है। ऐसे ही हर एक एफपीओ के पास कुछ फार्मर्स है उस कंपनी के पास। तो वो फार्मर प्रोड्यूसर काम अनाशिकी क्या करती है, जो अभी समझो मैंने एक 2 एकड़ या फिर 4 एकड़ मैंने टोमेटो लगाया, तो क्या करता है टोमेटो, ये उनके पास 12 महीने, एक्चुअली 3 महीने का क्रॉप है, बट लेकिन पूरा साल में वही लगाते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास वो कंपनी है। वो कंपनी बोलती है आप कभी भी आओ हमारे यहाँ, आपको एक ऐसा रेट मिलेगा फिक्स, और हम आपको पैसे उसमें दे देंगे। आपका अकाउंट है, आप थोड़ा सा रजिस्टर करके हमारी कंपनी के मेंबर, फार्मर प्रोड्यूसर के ये हो जाओ, मेंबर हो जाओ, सो हम आपको ये करेंगे। सो ऐसे तरीके से एक ही क्रॉप अगर हो तो दूसरा वो क्या करते हैं, अभी एक ही जगह पे उनका फार्म होने के कारण, एक ही जगह के पे मतलब क्या है कि एक गांव में समझो 500 एकड़ है, एक गांव में 1000 एकड़ है। सो वो लोग क्या करते हैं, जो एफपीओ है वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उन जो कस्टमर है, जो फार्मर है, उनको सभी चीजें देती है, मतलब वो उनको बीज भी देती है, उनको इंटरकल्चरल ऑपरेशंस भी देती है, प्रोवाइड करती है। जब उस गांव में वो सब चीजें, इवन ड्रोन स्प्रेइंग भी देती है या फिर एडवाइजरी भी देती है, ये सारी वो कंपनी करती है ऑन बिहाफ ऑफ दैट फार्मर। अभी क्या हो गया कि वो कंपनी को भी फायदा है कि वो कंपनी बोलती है कि ये कंपनी के साथ ये फार्मर मेरे जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि उसमें कंपनी का भी इंटरेस्ट है। जैसे शुगर फैक्ट्री करती है कि शुगर फैक्ट्री बोलती है कि नहीं एक काम करो, आपको हम ये ड्रिप इरिगेशन देंगे, सब्सिडी में देंगे, आपका ये हमको ये सीड देंगे, सीडलिंग देंगे, वो सीडलिंग आपको 50% सब्सिडी में देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके वो जो शुगर केन है वो मेरी फैक्ट्री में आना चाहिए। द सेम वे द कंसेप्ट इज वर्किंग, लाइक ये ऐसा ही होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। जैसे आप बोल रही वो छोटी छोटी चीजों के लिए काम अफोर्डेबल नहीं होगा, क्योंकि ये मतलब बहुत ही चैलेंजिंग चीजें होती है थोड़े फार्म के लिए। देखिए अगर आपका 2 ही एकड़ क्रॉप है और आप बोलेंगे मेरे जो ड्रोन वाले को, भाई ड्रोन वाले एक काम करो, तुम मेरे 2 एकड़ के लिए आ जाइए, तो उसको कितना मिनट लगेगा, उसको 5 मिनट लगेगा 2 एकड़ करने के लिए, 5 या 6 मिनट लगेगा। तो 6 मिनट के लिए वो उतना दूर से आपका ड्रोन यहाँ लाएगा क्या, नहीं लाएगा। लेकिन तो वो तो बोलेगा यार कम से कम 400-500 एकड़ है तो आपके गांव में मैं आऊंगा, अदरवाइज व्हाई शुड कम, मतलब क्यों आऊंगा मैं वहां, मेरा कुछ फायदा नहीं है। तो ये तरीके से काम करना पड़ेगा आपको, मतलब ये ऐसे ही तरीके से काम होगा। तो इसलिए ही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों का निर्माण किया गया है, क्योंकि यू शुड बी कनेक्टिंग लाइक विद दिस एफपीओज। यू आर नॉट लाइक सपोज टू गो टू द मंडी एंड मंडी में जाके आप बेचो, ऐसा गवर्नमेंट का मानना नहीं है। गवर्नमेंट का एक डायरेक्शन है, बल्कि आपको डायरेक्ट बोलेगी नहीं गवर्नमेंट कि आप एफपीओ को जुड़ो, लेकिन बोलती भी है देखिए एफपीओ के साथ काम करो तो आपका फायदा होगा, ये गवर्नमेंट बोलती है, बट आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगी, क्योंकि वो चॉइस अगर आखिर में फार्मर की है। तो इसलिए इस तरीके से ये मॉडल से अगर आप जाएंगे तो ही आपको somewhat फायदा है। like a contract farming, sir. This is somewhat like a contract farming. हाँ तो आप कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बोल सकते उसको एफपीओ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी बहुत सारी कंपनियों ने उनको लोगों को बहुत तकलीफें दी हैं। तो उसको हम एफपीओ मॉडल ही बोलेंगे, क्योंकि एफपीओ क्या होता है ना, लोकल लेवल पे होता है एंड उसको जवाबदेही होती है। लोकल लेवल पे होता है, लोकल डायरेक्टर होते हैं, तो कुछ भी होता है समझो, कुछ वो करके चला गया, समझो एग्रीमेंट करके चला गया, उसने पैसे नहीं दिया या कुछ ये चीजें की उसने, तो उसको हम जाके पकड़ सकते हैं, नहीं भाई चल तू क्यों ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, तू कहाँ जा रहा है, तू लोकल का ही आदमी है ना। सो ये हाँ इसलिए एफपीओ इंपॉर्टेंट है। तीसरी कंपनी में बॉम्बे की कंपनी, दिल्ली की कंपनी या फिर पुणे की कंपनी क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोज कंपनीज आर प्राइवेट कंपनीज एंड दे आर नॉट लायबल फॉर एनी, लाइक उसमें कुछ नहीं कर सकते हम उसका। सो इसलिए ये एफपीओ का ये मॉडल ही गवर्नमेंट का यही है। 10,000 एफपीओ क्यों बोल रही है एफपीओ, क्योंकि डायरेक्टली आप सोयाबीन जाके कहाँ बेचेंगे, मंडी पे तो आपको 4,000 मिलेगा, पता नहीं कितना 1,000 मिलेगा, वो चैलेंजिंग है जॉब है, और आपको गवर्नमेंट आपको ये नहीं कर पाएगी आपके इसको। तो इसलिए अभी वैल्यू एडिशन करके ही ये एफपीओ के साथ जाके ही इसमें फायदा है।
So I think next question you can ask, I think. थैंक यू सर। हाँ सर, क्वेश्चन तो मेरा नहीं है, लेकिन आज का सेशन सुन के काफी अच्छा लगा। जो मेरे अंदर काफी सवाल थे, जो उनको सोचता था कि एफपीओ के थ्रू कैसे काम करें, एफपीओ को कैसे जोड़ें या किसानों को, तो मुझे काफी क्वेश्चन का जवाब मिल गया। उसके लिए थैंक यू। काफी अच्छा लगा आज का सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि आपसे कांटेक्ट रहे, तो कोई प्रॉब्लम आती इसके अकॉर्डिंग तो सब जरूर आपके कांटेक्ट द्वारा करिएगा। मैं आपको नंबर इसमें डाल दूंगा, नहीं तो मैडम को बोल दूंगा कि भाई नंबर डाल दो। यू कैन। क्या है सर, मैं अभी आईसीआर इंस्टीट्यूट है जो ग्रासलैंड, उसमें पोस्टेड हूँ, लेकिन फार्मिंग भी करता हूँ, एफपीओ भी चलाता हूँ, तो इसलिए मुझे काफी कामदायक आपका सेशन रहा। तो सर आप झांसी में हैं यादव जी? आर यू इन सर मैं झांसी ग्रासलैंड? यंग प्रोफेशनल में हूँ, अच्छा। प्रोजेक्ट कांटेक्ट में। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ग्रेट टू मीट यू सर, थैंक यू। आपसे भी मिलना चाहेंगे सर। जी बिल्कुल। अरे मिलो, एक दूसरे को मिलो ना। जी I request Agri Youth Story to coordinate them each other. yeah. यस सर, श्योर। हमारा यही मोटो है कि हम एक दूसरे को कनेक्ट करें। No, great platform sir, Agri Youth Story. Thank you for inviting me here, and सभी लोगों के साथ मेरा interaction हुआ, so बहुत अच्छा लगा। Again, thank you Agri Youth Story for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you sir. Thank you.